इधर पुलिस स्टेशन में आशी कुछ पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी। इस वक्त उसके साथ उसके प्रोफेसर थे। पुलिस स्टेशन में आशी से दोबारा कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनके जवाब आशी सोच समझकर दे देती है। पुलिस वाले आशी को बताते हैं जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता और आपको क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक आप इस शहर और देश को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपको हर 3 दिन में आकर पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी देनी होगी क्योंकि आप गवाह हैं और आपकी जान को खतरा हो सकता है। वह हमलावर आप पर हमला करने की कोशिश भी कर सकता है क्योंकि आप उसके बारे में कुछ कुछ जानती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम लोगों को जब भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सवाल पूछने होंगे हम आपको बुला सकते हैं और आपको आना होगा, वरना आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। फिलहाल आशी के पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए वह पुलिस वालों की सभी शर्तों के लिए राजी हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर आशी को फाइल देते हुए कहते हैं, आप इस पर साइन कर दीजिए और जमानत के तौर पर $2000 जमा कर दीजिए। ये सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह चिल्लाते हुए कहती है, $2000? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। आशी अपनी उंगलियों पर पैसे का हिसाब जोड़ते हुए चिल्लाते हुए कहती है, $2000 का मतलब समझते हैं आप? मेरी इंडियन करेंसी में 1,60,000 के आसपास पहुंचेगी। राम राम राम, अरे मेरे पास यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है, मैं आपको 1,60,000 रुपये कहाँ से दूंगी? ये सुनकर पुलिस वाला आशी से कहता है, सॉरी मैडम, लेकिन ये पेपर फॉर्मेलिटी की फीस है जो आपको भरनी होगी। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपको हम लोग जेल में नहीं डाल रहे, वरना एक क्रिमिनल की मदद करना क्राइम है, भले ही आपको इसकी जानकारी थी या नहीं। आपने एक रूल तोड़ा है। अगर आपको घायल अवस्था में कोई भी इंसान मिलता है तो सबसे पहले आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी एक स्टूडेंट होने के कारण हमने आपको वक्त दिया है। ये पेपर फॉर्मेलिटी की फीस आपको भरनी होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने किसी रिश्तेदार से मांग सकती हैं। ये सुनकर आशी परेशान होते हुए मन ही मन रोते हुए अपने आप से कहती है, मैं किससे पैसे मांगूं? मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है और यह समर का बच्चा भी पता नहीं कहाँ मर गया, अभी तक आया नहीं। कान्हा जी, ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? समर के बच्चे, तू जल्दी आ जा वरना मैं तेरा गला दबा दूंगी। आशी ने अभी इतना कहा ही था कि तभी थोड़ी देर में समर दौड़ते हुए वहां आता है और आशी से परेशान होते हुए पूछता है, आशी क्या हुआ, तू पुलिस स्टेशन में क्यों है? समर को देखकर आशी गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहती है, समर के बच्चे, तू कहाँ मर गया था? तुझे पता है मैंने तुझे कितना याद किया? देखना, ये पुलिस वाले मुझे छोड़ने के लिए मुझसे $2000 पेपर फीस यानी 1,60,000 रुपये मांग रहे हैं। मैं कहाँ से दूं? अब तू ही कुछ कर वरना मुझे यहाँ जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ये सुनकर समर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हैरान होते हुए आशी से पूछता है, $2000 पर किस चीज के लिए? इन्होंने तुझे पकड़ा क्यों है? पहले मुझे पूरी बात तो बता। जवाब में आशी रोते हुए कहती है, समर क्या बताऊं तुझे, मुझे अपनी अच्छाई का सिला मिला है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 1,60,000 का। तुझे याद है ना, मैं कॉलेज कैंप के लिए जंगल गई थी। वहां मुझे एक घायल आदमी मिला था। मैंने इंसानियत के नाते उसकी मदद कर दी, पर मुझे क्या पता था कि वह क्रिमिनल है। मैंने पुलिस वालों को सब सच सच बता दिया है, लेकिन इन्होंने पेपर फॉर्मेलिटी के नाम पर मुझसे $2000 की डिमांड की है। अब मैं कहाँ से दूं $2000? ये सुनकर समर हैरान होते हुए कहता है, $2000 तो फिलहाल मेरे पास भी नहीं है। मेरी पार्ट टाइम जॉब में मुश्किल से $200 या $300 बचे हैं। तुम रुको, मैं अपने किसी दोस्त से पैसे मांगने की कोशिश करता हूँ। कहकर समर किसी को कॉल करने लगता है। तभी पुलिस स्टेशन में किसी की कर्कश आवाज गूंजती है, पैसे की चिंता तुम मत करो, पैसे मैं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज जैसे ही समर और आशी के कानों में पड़ती है, वह अपना चेहरा घुमाकर आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। वहां एक लगभग 6 फुट का एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 24 साल रही होगी। उसकी काली गहरी आंखें, फेयर स्किन, 6 पैक एब, वह लड़का देखने में बहुत ही हैंडसम था। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़ा था। वह अपनी आंखों से गॉगल्स उतारते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। समर और आशी उसे देखकर हैरान थे। फिर समर और आशी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और आंखों ही आंखों में पूछने की कोशिश करते हैं कि यह कौन है, पर दोनों को नहीं पता था, इसलिए दोनों ही कंधे उचका देते हैं। अथर्व भी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को पहचान चुका था, इसलिए अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए आशी से कहता है, हेलो, तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम आशी हो, राइट? ये सुनकर आशी हाँ में सिर हिला देती है और पूछती है, लेकिन आप कौन? मैं अथर्व, अथर्व सिंघानिया, नताशा सिंघानिया का भाई। मुझे नताशा ने ही यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा है, अथर्व ने जवाब दिया। जिस पर आशी ने हैरान होते हुए कहा, नताशा ने भेजा है, लेकिन मैंने तो उसे मना किया था। तुमने मना किया था, लेकिन मेरी नटू है ही ऐसी, उसे जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है वह उसी काम को करती हैं।
फिलहाल उसे तुम्हारी टेंशन हो रही थी इसलिए उसने मुझे भेजा है। इतना कहकर अथर्व आगे जाता है और पेमेंट कर देता है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवाकर आशी और समर के साथ बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद अथर्व आशी कहता है, आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक मुझे कॉल कर देना, यह मेरा नंबर है। कहते हुए अथर्व अपना विजिटिंग कार्ड आशी की तरफ बढ़ाता है। आशी हिचकिचाते हुए उस कार्ड को ले लेती है और अथर्व का एक बार फिर धन्यवाद देते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद की, वरना मुझे तो लगा था आज रात मुझे पुलिस स्टेशन में ही गुजारनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। ये सुनकर अथर्व आशी को समझाते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी नटू की दोस्त हो और दोस्ती का एक उसूल है दोस्तों की मदद करना। फिलहाल मैं चलता हूँ, नटू मेरा इंतजार कर रही होगी। कहते हुए वह आशी से हाथ मिलाता है। आशी भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाती है। आशी उसके हाथ को पकड़े हुए कहती है, नताशा से कहिएगा कि आशी ने उसे बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोला है। अथर्व भी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं उसे जरूर बताऊंगा। क्या मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूं? वैसे भी बहुत रात हो गई है, तुम लोगों का इतनी रात को अकेले जाना सेफ नहीं है। ये सुनकर आशी मुस्कुराते हुए समर को देखती है और समर बाइक की ओर इशारा करता। आशी अथर्व से कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समर बाइक लेकर आया है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। आपने मेरी इतनी हेल्प की, वही मेरे लिए काफ़ी है। आर यू श्योर कि तुम बाइक से चली जाओगी? अथर्व ने एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछा। यस आई एम श्योर, आशी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ओके देन मैं चलता हूँ, तुम लोग आराम से घर चले जाना। इतना कहकर अथर्व कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और आशी भी मुस्कुराकर समर के साथ बाइक पर पीछे बैठ जाती है। समर बाइक स्टार्ट करता है। आशी दोनों तरफ पैर करके बैठी हुई थी और गिरने के डर से समर को कसके पकड़ रखा था। अगले ही पल समर की बाइक हवा से बातें कर रही थी। आशी इस बात से अनजान थी कि इस वक्त कोई उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहा है। क्रिश, जो इस वक्त अपनी कार से वकील के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर आया था, वह यहां आशी की हेल्प करने आया था, लेकिन जैसे ही वह यहां पहुंचा उसने देखा आशी समर और अथर्व के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही है। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब उसने आशी के हाथों में अथर्व का हाथ देखा तो मानो जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। इतना ही कम नहीं था कि उसने आशी को बाइक पर समर के साथ चिपक कर बैठे हुए देखा। ये देखकर क्रिश की आंखों में अंगारे दहकने लगे। उसने जोर से एक पंच कार की सीट पर मारा। क्रिश खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। तभी क्रिश के कानों में वकील की आवाज पड़ती है, जो उससे पूछ रहा था, मिस्टर डेविडसन, हम लोग यहाँ कब तक बैठे रहेंगे, चलिए अंदर चलते हैं। नो नीड, तुम जा सकते हो, क्रिश ने गुस्से भरी आवाज में कहा। क्रिश की गुस्से भरी आवाज सुनकर वकील की दोबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वह तुरंत ही कार से निकल गया। क्रिश ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया, उस बाइक का पीछा करो और ध्यान रहे उन्हें पता ना चलने पाए। क्रिश का ऑर्डर पाकर ड्राइवर बाइक के पीछे पीछे अपनी कार लगा देता है। क्रिश का ऑर्डर पाकर ड्राइवर बाइक के पीछे पीछे अपनी कार लगा देता है। इस वक्त रात के लगभग 11 बजे बज रहे थे। आशी घर आकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। समर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, वह रसोई में जाकर कुछ खाने की तैयारी करने लगता है। इधर आशी बालकनी में आकर चांद की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में दर्द और मायूसी नजर आ रही थी। आज उसे पहली बार अकेलेपन का एहसास हो रहा था। आशी ने दर्द भरी आवाज में चांद की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी पापा आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? आप जानते हो आज मुझे कितना अकेलापन महसूस हो रहा है। नहीं, आप नहीं जानते, अगर जानते तो मुझे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाते। आज जब मैं पुलिस स्टेशन में थी मुझे उस वक्त इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ मुझे नताशा के भाई को देखकर हुई। अब आशी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो रोते हुए आगे कहती है, अथर्व अपनी बहन नताशा से कितना प्यार करता है। सिर्फ उसकी खुशी के लिए वो एक अनजान लड़की की मदद करने पहुंच गया। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता जो मेरी फिक्र करता। आप नहीं तो कम से कम एक भाई ही होता। क्यों कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में? क्या मैं इतनी बुरी थी जो कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता था? कितने खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिनके पास फैमिली होती है, जो उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं, प्रॉब्लम पड़ने पर अपना कंधा देते हैं सहारे के लिए। लेकिन मेरा तो कोई भी नहीं है। आपकी आशी किसी के सामने नहीं रोती है माँ, लेकिन आशी को दर्द होता है। आशी इस समय सुबक सुबक कर रो रही थी और अपनी माँ को याद कर रही थी। वो रोते हुए खुद से कहती है, आपकी याद आती है माँ, बहुत याद आती है। काश आप मेरे साथ होते। मैं मानती हूँ मेरे पास कुछ दोस्त है, बाबा है, जो कहीं ना कहीं मेरी परवाह करते हैं, लेकिन माँ पापा वह आपकी जगह तो नहीं ले सकते हैं ना। आपकी आशी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है माँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं रो नहीं रही क्योंकि आशी कमजोर नहीं है। मैं सरवाइव करूंगी माँ, जैसे आज तक किया है। आशी अपनी पहचान बनाएगी अपने दम पर।
आशी को किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि आशी है दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटने वाली, तो मैं खुद उदास कैसे हो सकती हूँ। मैं हंसती रही हूँ माँ, देखो मैं हंस रही हूँ। कहते हुए आशी अपनी आंखों में दर्द भरे आंसू लिए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाती है। इस वक्त उसकी आंखें चांद पर टिकी हुई थी। वह आसमान के तारों में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी। उसने बचपन से ही अनाथ आश्रम में सुना था, जो मर जाते हैं वह आसमान में जाकर तारे बन जाते हैं। तब से लेकर आज तक आशी जब भी दुखी हुई है, वह किसी और के सामने नहीं रोती, वह सीधा चांद और तारों के बीच जाकर रोती है। जरूरी नहीं हर इंसान दर्द में रोता ही है, कुछ लोग मुस्कुराने की अदा भी जानते हैं। आशी अपने आप में यह बातें कह रही थी। इस वक्त वो बालकनी में खड़ी थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि कोई था जो दूर कार में बैठा हुआ उसे ही निहार रहा है और उसकी एक एक बात सुन रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि इस वक्त उसके पास ना ही कोई स्पीकर है और ना ही हिडन माइक, लेकिन वह आशी की एक एक बात को समझ रहा है और उसके दर्द को महसूस कर रहा है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि क्रिश है। क्रिश डेविडसन, जो इस वक्त अपनी कार में बैठे हुए अपने हाईटेक गॉगल्स के जरिए आशी को बहुत ही साफ तरीके से देख पा रहा है। दरअसल आशी इस वक्त 16 माले की बिल्डिंग की बालकनी में खड़ी थी, जहां नीचे रहते हुए सड़क से नॉर्मल आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्रिश इस वक्त जो गॉगल्स पहने हैं वह काफ़ी हाईटेक हैं। सही समय आने पर ये दूरबीन की तरह काम करते हैं, जो मीलों दूर खड़े इंसान को जूम करके साफ साफ देख सकता है। और इस वक्त क्रिश आशी की बातों को सुन पा रहा था, क्योंकि क्रिश लिप रीडिंग जानता था। सिर्फ किसी के होठों को देखकर ही वह ये पढ़ सकता है कि वह क्या बोल रहा है। इसी कारण वह आशी के चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन को देखकर उसके होठों को पढ़कर यह जान चुका था कि आज आशी कितने दर्द में है। ना जाने क्यों आशी का मायूस चेहरा देखकर क्रिश के एक्सप्रेशनलेस फेस पर कुछ एक्सप्रेशन आते हैं, जिन्हें समझना इस वक्त थोड़ा मुश्किल था। एकाएक क्रिश के मुंह से अपने आप ही ये शब्द निकलते हैं, डोंट क्राई फायरफ्लाई, आई एम हियर फॉर यू। तुम आज मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में फंसी थी और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, बट आई प्रॉमिस यू फायरफ्लाई, आज के बाद तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे अपने आसपास महसूस करोगी। तुम्हें आंसू पोंछने वाला चाहिए ना, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। क्रिश अभी अपने आप से बातें कर ही रहा था, तभी वह देखता है समर अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर बालकनी में आशी के पास आया है। वह आशी को परेशान देखकर खाने की प्लेट साइड में रखता है और आशी के गालों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उससे कुछ बातें कह रहा था। वह बातें क्या थी ये तो क्रिश को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इस वक्त आशी और समर की पोजीशन कुछ इस तरह थी कि क्रिश आशी को देख पा रहा था लेकिन समर को नहीं। समर की पीठ क्रिश की तरफ थी। क्रिश देखता है आशी समर के हाथ पर हाथ रखकर हल्की मुस्कान अपने चेहरे पर ला रही है और अगले ही पल दोनों गले मिलते हैं। ये सीन देखकर तो जैसे क्रिश के तन बदन में आग लग जाती है। वह नहीं जानता क्यों, लेकिन उसे जलन हो रही थी, उसे तकलीफ हो रही थी। उसकी नीली आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी और हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। स्टे अवे फ्रॉम हर, हाउ डरे यू टच हर, आई सेड स्टे अवे फ्रॉम हर। क्रिश गुस्से में दांत पीसते हुए अपने आप से ही कह रहा था। इस वक्त उसके कठोर चेहरे पर बहुत ही खतरनाक भाव थे। क्रिश अभी अपने गुस्से को पी ही रहा था, तभी वह देखता है आशी और समर एक ही प्लेट से खाना खा रहे हैं और मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं। समर खाना खाते हुए आशी की नाक पर टैप करता है, जिससे आशी नाक सिकुड़कर मुस्कुराते हुए समर के कान खींचने लगती है। दोनों को देखकर था पता चल रहा था दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। इस वक्त दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग नजर आ रही थी, लेकिन ये सब शायद क्रिश से देखा नहीं जा रहा था। उसका गुस्सा अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वाई आर यू टू सो क्लोज टू ईच अदर, आई कांट सी बोथ ऑफ यू लाइक दिस, नो फायरफ्लाई, दिस इज नॉट राइट फॉर यू। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें दूसरों से दूर रहना है। कहते हुए क्रिश के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। थोड़ी ही देर में समर और आशी खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। आशी भी लाइट ऑफ करके सीलिंग को देखते हुए आज दिन भर जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है और सोचते सोचते उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। थोड़ी ही देर में समर और आशी खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। आशी भी लाइट डिम करके सीलिंग को देखते हुए आज दिन भर जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है और सोचते सोचते उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात के लगभग 2:30 बजे एक परछाई आशी के कमरे के अंदर आती है। रात होने और गहरी नींद में होने के कारण आशी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वह परछाई धीरे धीरे आशी के बेड के करीब आती है। इस वक्त आशी के कमरे में एक डिम येलो लाइट जल रही थी, क्योंकि आशी को अंधेरे से डर लगता है। आशी के करीब आता यह इंसान कोई और नहीं बल्कि क्रिश था। क्रिश आशी के बेड पर एक साइड बैठ जाता है। इस वक्त वह आशी से कुछ बात करने आया था, लेकिन उसे इतने प्यार से सोता हुआ देखकर उसके चेहरे की मासूमियत में ही खो गया था। वह आशी की बगल में बैठकर एकटक उसके मासूम चेहरे को निहार रहा था। वह देखता है आशी किसी मासूम बच्चे की तरह तकिए से लिपट कर सो रही है। उसके पैर बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से बिस्तर पर फैले हैं। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए हैं।
आशी का छोटा सा मासूम चेहरा दुनिया भर की मासूमियत लिए बड़ा ही प्यारा लग रहा था। उसकी छोटी सी नाक हल्की सी लाल है और आंखों के नीचे आंसुओं की लकीरें हैं। क्रिश ये जानता था कि आशी थोड़ी देर पहले रो रही थी। ये बात क्रिश को अच्छी नहीं लगी। वह अपने हाथों को आशी के चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए उसके बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे धीरे से करता है। तभी उसकी नज़र आशी के खूबसूरत गुलाबी होठों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर क्रिश के दिल में बेचैनी होने लगती है। उसका गला सूखने लगता है। क्रिश अपने अंगूठे से आशी के होठों को बड़े प्यार से सहलाने लगता है। वह आशी के चेहरे को देखते हुए बड़े ही धीरे से अपने आप से कहता है, आई लव दीज पिंक पेटल्स फायरफ्लाई। मुझे नहीं पता तो मैं ऐसा क्या है, लेकिन कुछ है जो बहुत खास है। कहते हुए क्रिश धीरे से झुककर उसके होठों पर एक लाइट सी किस करता है और अगले ही पल अलग हो जाता है। वह एक बार फिर खुद से ही कहता है, इट इज़ वेरी टेस्टी जस्ट लाइक हनी। कहते हुए क्रिश आशी के बगल में ही बिस्तर पर लेट जाता है। इस समय क्रिश अपने एक हाथ को अपने सिर के ऊपर रखते हुए सीलिंग को देखते हुए खुद से कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। क्यों मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ? क्यों जब राका ने मुझसे कहा कि तुम्हें मार देना चाहिए, मेरा दिल किया मैं राका को गोली मार दूँ। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है अगर तुम मेरी दुनिया में आने की कोशिश कर रही हो, मेरे दिल को बेचैन करने की कोशिश कर रही हो, दबे हुए अरमानों को जगाने की कोशिश कर रही हो, तो यहीं रुक जाओ। क्योंकि मेरी काली दुनिया में फायरफ्लाई की कोई जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ फायर है, मैं फायर हूँ और फायर सिर्फ जलती है। इसके बाद क्रिश एक नज़र आशी को देखता है और फिर खुद से कहता है, अपनी यह मासूमियत और अच्छाइयाँ मुझसे दूर रखो, क्योंकि मैं शैतान हूँ और शैतानों पर मासूमियत काम नहीं करती। शैतानों की दुनिया में फायरफ्लाई की कोई जगह नहीं होती। वहाँ सिर्फ खौफ होता है, वहाँ सिर्फ अंधेरा होता है, एक गहरा अंधेरा। तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि तुम अपने कदम यहीं रोक लो, वरना तुम्हारा भी नामो निशान मिट जाएगा। मुझे नहीं पता क्यों तुम्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, लेकिन मेरे दिल को सुकून पहुंचाने के चक्कर में तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। दूर रहो मुझसे, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं जब भी तुम्हारे करीब आऊंगा तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहते हुए क्रिश अपनी सर्द आंखों को बंद कर लेता है। इस वक्त उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन आंखों में बहुत सारे जज्बात थे जो वह खुद नहीं समझ पा रहा था। कुछ देर बाद क्रिश आंखें खोलकर आशी की तरफ देखने लगता है। आशी करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह करके सोई हुई थी, जो देखकर क्रिश के चेहरे के भाव बदल गए ना जाने क्यों, लेकिन उसे ये देखकर गुस्सा आ रहा था। क्रिश गुस्से से दांत पीसते हुए धीरे से कहता है, हाउ डर यू इग्नोर मी। ऐसा कहते हुए क्रिश आशी को अपनी तरफ घुमाकर अपने सीने से लगाकर हक कर लेता है। आशी के बदन से आ रही भीनी भीनी खुशबू एक बार फिर उसे मदहोश कर रही थी। क्रिश उसे देख ही रहा था, एक बार फिर उसकी नज़रें आशी के होठों पर जाकर टिक गई। क्रिश खुद को कंट्रोल नहीं कर सका, वह धीरे से झुककर एक बार फिर आशी के होठों पर किस कर लेता है और आशी के चेहरे को निहारने लगता है। इस बीच ना जाने कब उसकी भी आंख लग गई और उसे पता ही नहीं चला। सुबह लगभग 5:30 बजे हमेशा की तरह आशी की नींद खुलती है, क्योंकि वह सुबह उठकर पूजा पाठ किया करती है। हालांकि वह रोज सुबह 5 बजे उठती थी, लेकिन देर से सोने के कारण आज थोड़ी सी देर हो गई। आशी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है। अचानक उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस होता है। यह महसूस कर वह अपने ऊपर देखती है तो किसी का हाथ उसे बहुत बुरी तरह से जकड़े हुआ है। ये देखकर वह बगल में अपना सिर घुमाती हैं और अपने सामने क्रिश का हैंडसम चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। उसकी तो मानो जैसे सांस ही अटक गई थी। कुछ पल तो वह हैरानी से उसके खूबसूरत चेहरे को देख रही थी, फिर उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। आशी ने डरते हुए अपने आप से कहा, हे कान्हा जी, सुबह सुबह कितना बुरा सपना दिखा रहे हैं। मुझे नींद से जागना होगा। हाँ, 1 2 3 कहकर आशी ने तुरंत अपनी आंखें खोली, लेकिन इस वक्त भी क्रिश उसके सामने था। आशी डरते हुए अपने आप से बोली, अरे बाप रे, ये सपना इतना असली सा क्यों लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह चोर मेरे सामने है। ये सोचते हुए आशी अपने आप को चूटी काटती है ताकि वह नींद से जाग सके। बेख्याली में उसने अपने आप को जोर से चूटी काट ली थी और दर्द के मारे वो जोर से चीखती है, इसका मतलब ये सपना नहीं है। यू आर राइट फायरफ्लाई, दिस इज नॉट ए ड्रीम। क्रिश ने आंखें बंद किए हुए आशी को जवाब दिया, जो सुनते ही आशी डर के मारे हकलाते हुए समर को आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी के मुंह से तेज आवाज निकल ही नहीं रही थी। चोर, हेल्प समर। लास्ट का शब्द जैसे ही आशी ने अपने मुंह से निकला, क्रिश का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अगले ही पल आशी के होठों पर अपने होंठ रख दिए ताकि वह चिल्ला ना सके। आशी की आवाज उसके मुंह में ही रह गई और क्रिश उसके ऊपर आते हुए उसे बेतहाशा किस करने लगा। क्रिश उसके लोअर लिप्स को अपने होठों में दबाकर उन्हें सक करते हुए किस कर रहा था। यह महसूस होते ही आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह क्रिश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिस्तर पर आशी लंबे चौड़े क्रिश के शरीर के नीचे दबी हुई थी। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन क्रिश को हिला भी नहीं पा रही थी।
ये देखकर वह कृष की पीठ पर मुंह के मारने लगती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। कृष तो फुल पैशन के साथ उसे किस कर रहा था। आशी ने अपने होंठों को टाइट कर रखा था। उसके हाथ भी धीरे धीरे आशी की कमर को सहला रहे थे। अब आशी की आंखों में आंसू आने लगे थे। कृष उसके होठों पर किस करते हुए उसे बाइट भी कर रहा था। अगले ही पल आशी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश दोबारा से करती है, लेकिन इस बार कृष अपने दूसरे हाथ से आशी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है और उसके होठों को पैशन के साथ स्मूच करने लगता है। कोशिश करते हुए आशी हार चुकी थी। उसने अब तक लगभग अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन कृष को अपने से 1 इंच भी दूर नहीं कर पाई थी। आशी की आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों पर लुढ़क कर आए थे और अब उसने स्ट्रगल करना छोड़ दिया था और अपने होठों को भी ढीला छोड़ दिया था। कृष को जब यह महसूस होता है कि आशी अब स्ट्रगल नहीं कर रही तो वह अपने किस को और पैशनेट बना लेता है और बड़े ही प्यार से आशी के ढीले छोड़े होठों को प्यार से किस करने लगता है। कृष के हाथ अभी तक आशी की कमर पर चल रहे थे। आशी ने इस वक्त पटियाला सूट और सलवार पहन रखा था। सूट के कट की साइड से कृष अपने हाथों को घुसाते हुए आशी के पेट को सहलाने लगता है और उसकी नाभि पर अपनी उंगली फिराने लगता है। यह महसूस होते ही आशी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह फिलहाल रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कृष उसके होठों को चूमते हुए अब उसके मुंह के अंदर दाखिल होना चाहता था, क्योंकि वह जितना उसके होठों को चूम रहा था उतनी ही उसकी प्यास बढ़ रही थी। लेकिन आशी ने फिर से अपने होठों को टाइट करके दबाने की पूरी कोशिश की थी, इसलिए उसका मुंह नहीं खुला था। ये देखकर कृष उसके दांतों को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नाकामयाब था। अब तक आशी की भी सांस फूलने लगी थी, क्योंकि लगभग 20 मिनट से कृष उसे किस कर रहा था। कृष भी पूरी मदहोशी में उसे किस कर रहा था, लेकिन अब उसे यह महसूस हो चुका था कि आशी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह महसूस होते ही कृष ने उसके होठों को आज़ाद कर दिया और उसके गले पर किस करने लगा। कृष के होंठ छोड़ते ही आशी लंबी लंबी सांस लेने लगती है। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। कृष उसके सूट के अंदर से हाथ डालकर उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके गले पर किस कर रहा था और आशी पूरी तरह से उसके नीचे दबी हुई थी। कृष अपना कंट्रोल खो चुका था। आशी चिल्ला भी नहीं पा रही थी। वह किसी तरह हिम्मत करके साइड की टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास अपने हाथों से मार देती है। ये गिलास गिरते ही जोर से आवाज होती है। इस आवाज के साथ ही कृष अपने होश में आता है और अपना चेहरा उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो उसको आशी की आंखों में बेहिसाब आंसू नजर आते हैं। Why are you crying Firefly? I was just kissing you. कृष की बात सुनकर आशी गुस्से से दांत पीसते हुए रोते हुए कहती है, तुम घटिया इंसान कौन हो तुम? और यहाँ क्यों आए हो? आशी की बात सुनकर कृष उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बड़े ही सार्कास्टिक तरीके से कहता है, आई एम साइको, यो साइको। ये शब्द कहते हुए कृष अब तक आशी के ऊपर ही लेटा हुआ था। आशी अपने हाथों से उसके सीने पर धक्के लगाते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, क्यों पड़े हो मेरे पीछे? क्यों आए हो यहाँ? इस वक्त आशी की आंखों में आंसू थे। डोंट क्राई बेबी, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। इससे पहले कृष आगे कुछ कह पाता, अचानक आशी के कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिसकी आवाज सुनकर आशी और कृष दोनों का ध्यान दरवाजे पर जाता है। आशी जान चुकी थी कि दरवाजे पर समर है। समर बाहर से आवाज लगाते हुए आशी से पूछता है, आशी तुम ठीक तो हो? कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई। आशी के चेहरे पर एक उम्मीद की मुस्कान आती है कि वह उससे मदद मांग सकती है। आशी जैसे ही समर से मदद मांगने के लिए मुंह खोलती है, कृष का चेहरा सर्द हो जाता है और वह आशी की इस मूव को जान चुका था, इसलिए झटके से आशी के मुंह पर हाथ रख देता है और अपनी नीली आंखों से घूरते हुए आशी से कहता है, डोंट ट्राई टू प्ले ट्रिक्स, अपने दोस्त को यहाँ से भेज दो। उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, वरना वह अपनी जान से जाएगा। कृष की धमकी सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कृष का हाथ उसके मुंह पर था, इसलिए वह कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ, जाओ और दरवाजा खोलो और किसी तरह उसे यहाँ से भेजकर वापस मेरे पास आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और हाँ, तुम्हारी एक गलती तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं देगी। कहते हुए कृष अपना हाथ उसके मुंह से हटाकर उठकर बैठ जाता है। कृष की धमकी से आशी बहुत डर चुकी थी। वह जानती थी कृष ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके पास हमेशा गन रहती है और पुलिस वालों ने भी कहा था कि वह बहुत खतरनाक है। आशी किसी भी कीमत पर समर को नुकसान पहुंचने नहीं दे सकती थी, इसलिए वह जल्दी से अपना चेहरा साफ करती है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। समर एक बार फिर दरवाजा नॉक करते हुए आशी को आवाज लगाते हुए कहता है, आशी तुम ठीक तो हो, जवाब दो। कृष जल्दी से अपनी गन निकालकर पोजीशन लेते हुए जाकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है। ये देखकर आशी घबरा जाती है। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए और अपना हुलिया ठीक करके दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही समर आशी से पूछता है, आशी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई थी और तुम्हारा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम रो रही थी?
समर की बात सुनकर आशी जल्दी से अपना चेहरा पोंछते हुए बात को टालते हुए समर से कहती है, वो समर दरअसल मैं एक बुरा सपना देख रही थी, इसीलिए डर के मारे हाथ टेबल पर लग गया और ग्लास टूट गया। बस और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। ओ अच्छा, तू आज थोड़ा देर से उठी है, तेरी तबीयत तो ठीक है? तूने आज पूजा भी नहीं की? समर ने आशी को देखते हुए कहा। वो समर रात को देर से सोई थी ना, इसलिए थकान महसूस हो रही है। मैं थोड़ी देर और आराम करना चाहती हूँ, तू जा। आशी की बात सुनकर समर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वह इस बात को इग्नोर कर देता है और मुस्कुराते हुए आशी से कहता है, ठीक है, तू आराम कर ले। अच्छा सुन, आज मेरा कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। खाना मैंने बना दिया है, तुझे भूख लगे तो तू खा लेना। उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहता है, ठीक है। समर की बात सुनकर आशी फीकी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए हाँ में सिर हिलाती है। क्रिश दरवाजे के पीछे से मिरर की रिफ्लेक्शन में दोनों को देख रहा था। दोनों को इतना करीब देखकर एक बार फिर से क्रिश के तन बदन में आग लग चुकी थी। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। समर के जाते ही आशी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और ऐसा होते ही क्रिश ने जल्दी से आशी के कमर में हाथ डालकर उसे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। आशी उसके इस मूव के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा होते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्रिश उसके एकदम करीब था, दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। स्टे अवे फ्रॉम हिम। क्रिश ने आशी की आंखों में देखते हुए कहा, व्हाट? आशी को उसकी बात समझ नहीं आई। आई सेड स्टे अवे फ्रॉम हिम। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम किसी के करीब जाओ और मुझे ये बात दोबारा ना कहनी पड़े। क्रिश की बात सुनकर आशी हैरान थी। अपनी आंखें बड़ी करते हुए दांत पीसते हुए क्रिश से कहती है, तुम होते कौन हो ये बात कहने वाले? और किस हक से मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? वह मेरा दोस्त है और मैं उसके करीब जाऊंगी। आशी की बात सुनकर क्रिश को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस वक्त उसके हाथ आशी की कमर पर थे। गुस्से के मारे उसने अपनी पकड़ आशी की कमर पर और मजबूत करते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैंने कहा तुम उसके करीब नहीं जाओगी, वरना मैं उसकी जान ले लूंगा, और सिर्फ उसके ही नहीं, तुम किसी के भी करीब नहीं जाओगी। तुम सिर्फ मेरे करीब आ सकती हो। क्रिश ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर बहुत जोर से की हुई थी, जिसके कारण आशी को अपनी कमर में दर्द हो रहा था। ये शब्द सुनते ही आशी अपनी आंखें हैरानी से बड़े करते हुए दांत पीसते हुए क्रिश से कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं किसी के भी करीब जाऊं, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ये शब्द सुनते ही क्रिश अपने होश में आता है। ये बात सच है, वह क्यों उसे कह रहा है कि वह किसी के करीब नहीं जा सकती? उसे क्यों फर्क पड़ रहा है जब आशी किसी के करीब जाती है? ऐसा तो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। क्रिश अपने आप में अभी सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में आशी की आवाज पड़ती है, छोड़ो मुझे, तुम होते कौन हो मेरे इतने करीब आने वाले? और तुम यहाँ क्यों आए हो? लीव मी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए आशी अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। यह महसूस होते ही क्रिश अपने ख्यालों से बाहर आता है। क्रिश उसे और अपनी करीब खींचते हुए कहता है, डोंट इवन ट्राई फायरफ्लाई। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ। तुम सिर्फ इतना जान लो कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम किसी के करीब ना जाओ, और जब मैंने चाहा है तो तुम्हें मेरी चाहत को पूरा करना होगा। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की भलाई है। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? कहते हुए आशी उसकी आंखों में देख रही थी और उससे सवाल का जवाब जानना चाहती थी। मेरे कहने का मतलब तुम अच्छे से जानती हो फायरफ्लाई, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है और मेरा चेहरा देखने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा है। तुम दुनिया में पहली ऐसी इंसान हो जो मेरा चेहरा देखने के बावजूद अब तक जिंदा है, और अगर तुम आगे भी जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे बारे में पुलिस को कुछ मत बताना। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की भलाई है। क्रिश ने सर्द लहजे में ये बात आशी से कही। अच्छा, तो आज तक जब तुमने लोगों को मार दिया तो मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे हो? मुझे भी मार दो, तुम्हारी जान बचाने की यही सजा मिलनी चाहिए मुझे। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने घटिया इंसान हो तो मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करती। आशी की बात सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लेकर उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ फायरफ्लाई? अपने किए हुए का पछतावा हो रहा है? ठीक है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, ये गन पकड़ो और मुझे शूट कर दो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम मुझसे आज़ाद हो जाओगी। कहते हुए क्रिश गन को आशी के हाथ में जबरदस्ती पकड़ा देता है और अपने माथे पर पॉइंट कर देता है। आशी डर के मारे गन और क्रिश को देख रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। क्रिश अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए आशी की आंखों में ही देख रहा था। आशी किसी तरह अपने कांपते हुए हाथों से गन को नीचे फेंक देती है और डरते और हकलाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी तरह खूनी नहीं हूँ, मैं एक आम सी लड़की हूँ। अपने सपने पूरे करने इस देश में आई हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो, वैसे भी मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आशी गिड़गिड़ाते हुए कहती है, एक छोटा सा सपना है जिसे पूरा करना चाहती हूँ। तुम कौन हो, क्या हो, मुझे भी यह जानने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, आई प्रॉमिस।
पुलिस वालों ने मुझसे सवाल जवाब किया था लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं इन सब में फंसना नहीं चाहती। मुझे तुमसे मतलब नहीं है तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, बस प्लीज़ मुझसे दूर रहो। अपनी जान बचाने की मुझे ऐसी सज़ा मत दो। प्लीज़ मुझसे दूर रहो और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ तो मुझे मार दो लेकिन प्लीज़ मेरे दोस्तों को कुछ मत करना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कहते हुए आशी की आंखों में आंसू थे, उसकी जुबान कांप रही थी क्योंकि उसे क्रिश से डर लग रहा था। और लगे भी क्यों नहीं, उसकी सिंपल सी लाइफ जिस दिन से वह क्रिश से मिली है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्रिश आशी की आंखों में देखते हुए उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में आए दर्द को क्रिश अच्छे से महसूस कर रहा था। ना जाने क्यों उसके दिल में भी दर्द होने लगा था। आशी की आंखों से बहते हुए आंसू क्रिश के दिल में घाव कर रहे थे। वह धीरे धीरे आशी की तरफ झुकने लगता है। यह महसूस करते ही आशी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर देती है क्योंकि उसे लगा शायद यह उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। तभी क्रिश धीरे से झुककर उसके आंसुओं को अपनी जीभ से लिक कर लेता है और धीरे से उसके कानों में अपनी सांस से गुदगुदी करते हुए कहता है, डोंट क्राई फायरफ्लाई, अगर तुम्हें मारना होता तो बहुत पहले ही मार दिया होता। अब मौत का तुम्हें छूना तो दूर की बात है, हवा भी छूने से पहले मुझसे इजाजत लेगी। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है और अब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो। अब तुम खुद को अकेला मत समझना क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास रहूंगा। तुम्हारी आंखों में आने वाले आंसू और चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट का कारण सिर्फ मैं बनूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हें देखकर मुझे कैसा महसूस होता है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और छुए। और जहां तक बात है मुझसे दूर जाने की तो वह ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब हर पल तुम मुझे अपने आसपास महसूस करोगी। क्रिश की बातों में पागलपन झलक रहा था जो सुनकर आशी डर रही थी। वह क्रिश की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आखिर तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। आशी की बात सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर आशी के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, नो मोर क्वेश्चन फायरफ्लाई, मैं कौन हूँ तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं है क्योंकि यह जानने के बाद तुम मुसीबत में फंस सकती हो। तुम्हारे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि मैं दुनिया के लिए चाहे जो भी हूँ लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा सया हूँ। सुना तुमने, अब तुम मुझे साइको कहो लेकिन यही आज से तुम्हारा सच है। मैं हूं तुम्हारा सया साइको। क्रिश इन बातों को कुछ इस तरीके से कहा था जिसे सुनकर आशी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वह थर थर कांप पर रही थी। साइको सया, व्हाट डू यू मीन, मैं कुछ समझी नहीं। डू यू लव मी। ये सवाल सुनते ही क्रिश के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वह अपनी जगह पर जम जाता है। ये सवाल सचमुच बहुत पेचीदा था। क्या उसे आशी से लव हो गया है? कुछ पल सोचने के बाद क्रिश अपने चेहरे पर उसी डेविल स्माइल को लाते हुए आशी के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहता है, डोंट थिंक सो मच फायरफ्लाई, तुम मेरी बातों को गलत ले रही हो। प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, इनफैक्ट मुझ में तो इंसानियत भी नहीं है। मैं सिर्फ दिखता इंसान हूँ लेकिन इंसान की खाल में शैतान हूँ। लव करने के लिए दिल चाहिए और मेरे अंदर दिल नहीं है। आई एम अ हार्टलेस क्रूल मॉन्स्टर। मेरे लिए तुम सिर्फ एक खिलौना हो, एक कठपुतली जिसके साथ खेलना मुझे अच्छा लग रहा है और जब तक मुझे तुम्हारे करीब आना अच्छा लगेगा मैं तुम्हारे करीब आता रहूंगा। तुम मुझे चाहकर भी रोक नहीं पाओगी और जिस दिन तुम मेरे काम की नहीं रही मैं उस दिन तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब तक तुम आज़ाद हो तो जियो अपनी लाइफ अपने तरीके से। बस मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करना और मुझे लाइटली मत लेना क्योंकि तुम्हारी यह मासूमियत दिलों को पिघला सकती है, पत्थर को नहीं। क्रिश की बातें सुनकर आशी डर रही थी क्योंकि उसकी बातें करने का अंदाज कुछ सनक भरा था। आशी डरते हुए किसी तरह खुद को संभालते हुए उसे जवाब देती है, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम सचमुच हार्टलेस क्रूअल मॉन्स्टर हो? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है और तुम्हें किसी से प्यार नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। कोशिश करना तुम्हें मुझसे कभी प्यार ना हो क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान से तो कभी प्यार नहीं करूंगी और जब प्यार के बदले प्यार ना मिले तो बहुत दर्द होता है और अगर उस दर्द से बचना चाहते हो तो दूर रहना मुझसे, क्योंकि आशी गुप्ता नाम है मेरा। मुझसे टकराकर नफरत भी मोहब्बत में बदल जाती है। आशी की इतनी गहरी बातें सुनकर क्रिश तो उसे देखता ही रह जाता है। एक पल के लिए तो वह स्पीचलेस हो गया क्योंकि इन शब्दों को कहते हुए आशी की आंखें चमक रही थी। उसके चेहरे का आकर्षण ही कुछ गजब था जिसमें ना चाहते हुए भी क्रिश खोता जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वह खुद को संभाल लेता है और अगले ही पल वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को दोबारा गंभीर करते हुए आशी की आंखों में देखते हुए पूछता है, इतना भरोसा है तुम्हें खुद पर? धमकी दे रही हो मुझे? तुम जानती हो अगर मैं तुम्हें हासिल करना चाहूं तो अभी और इसी वक्त हासिल कर सकता हूं और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। आशी अपने सिर को धीरे से ना में हिलाते हुए कहती है, धमकी नहीं दे रही हूं, चेतावनी दे रही हूं तुम्हें। बहुत घमंड है तुम्हें खुद पर। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तुम तो फिर भी इंसान हो और तुम मुझे हासिल करने की बात कर रहे हो। तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो, मुझे जान से मार सकते हो क्योंकि मैं कमजोर हूं, तुमसे लड़ नहीं सकती।
लेकिन इतना करने के बाद भी तुम मुझे हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी को हासिल करने के लिए खुद को भूलना पड़ता है। अपना ईगो साइड में रखकर शिद्दत से उसे चाहना होता है, फिर तुम सही मायने में उसे हासिल कर पाओगे। हासिल करना जबरदस्ती करना नहीं होता। इस बार आशी की बात सुनकर क्रिश स्पीचलेस हो चुका था। अब उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तुमने मेरा चेहरा देखा है। मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। और हाँ, हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वह मुझे तुमसे जाने की जरूरत नहीं है। मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ उसे छीन लेता हूँ या उसे खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर क्रिश एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। आशी उसकी इस मूव के लिए तैयार नहीं थी। अगले ही पल वह क्रिश की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश की पकड़ उसकी कमर पर बहुत ही कसी हुई थी। क्रिश उसके होठों को स्मूच करते हुए किस कर रहा था। आशी का स्ट्रगल करना बेकार था। क्रिश उसे किस करते हुए उसके सीने को प्रेस कर रहा था, जिसे महसूस करके आशी की आंखों में आंसू आ रहे थे। लगभग 10 मिनट तक उसे किस करने के बाद क्रिश उससे दूर होता है और आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए उसे कहता है, योर लिप्स आर स्वीट एंड टेस्टी लाइक हनी, और इनका स्वाद चखने मैं कल फिर आऊंगा। मेरा इंतजार करना फायरफ्लाई, और दरवाजा खुला रखना। क्रिश एक नज़र आशी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहता है, आई लाइक दैट, बट डोंट वरी, वेरी सून आई विल मेक देम बिग, जस्ट एज आई लाइक। आशी को अब तक क्रिश पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी यह बात सुनकर बेचारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। कोई इंसान इतनी बेशर्मी भरी बातें कैसे कर सकता है। आशी को मन ही मन गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन शर्म भी हद से ज्यादा आ रही थी। आशी को शर्माते हुए देखकर अनजाने में ही क्रिश के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। क्रिश उसकी चिन पर उंगली रखकर उसके चेहरे को थोड़ा उठाते हुए अपने चेहरे के सामने लाता है। आशी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, क्योंकि वह क्रिश की नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये देखकर क्रिश उसे कहता है, लुक एट मी फायरफ्लाई एंड लिसन टू मी। क्रिश की बात सुनकर भी आशी ने अपनी आंखें नहीं खोली। ये देखकर क्रिश को गुस्सा आने लगता है और वह थोड़ा रूड आवाज में कहता है, आई सेड लुक एट मी फायरफ्लाई, डोंट ट्राई टू इग्नोर मी। आई सेड लुक एट मी फायरफ्लाई। जैसे ही आशी नजर उठती है, क्रिश उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, यू शाय, हाँ नो नीड टू डू दिस फायरफ्लाई, अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। और हाँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, लेकिन आखिरी बार समझना, आज के बाद किसी के करीब जाने से पहले अपने इस साइको सैया को याद रखना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मेरी बात इग्नोर करने के लिए पछताना पड़े। आई विल कम अगेन टुमारो टू मीट यू, बी रेडी। कहकर क्रिश उसके होठों पर एक बार फिर लाइट किस करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आशी धड़ाम से जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसकी लाइफ में हो क्या हो रहा है। जिस इंसान को वह जानती नहीं है, वह इंसान अब उसकी जिंदगी में दखल दे रहा है। उसके कारण उसकी लाइफ में हर दिन एक नई प्रॉब्लम आ रही है। आशी जल्दी जल्दी अपने हाथों से अपने होठों को रगड़ने लगती है और भागकर बाथरूम में जाकर कपड़ों के साथ ही शावर के नीचे खड़े हो जाती हैं। वह जल्दी जल्दी अपने हाथों से अपने पूरे शरीर को रगड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह अपने शरीर से क्रिश की छुअन मिटा रही थी। तभी उसकी नज़र बाथरूम में लगे हुए शीशे पर पड़ती है। वह आईने में अपने भीगे हुए बदन को देख रही थी। वह गुस्से से दांत पीते हुए चिल्लाते हुए कहती है, आई हेट यू, आई हेट यू, यू ब्लडी मॉन्स्टर। जानवर, मुझे नफरत है तुमसे। कहते हुए आशी जोर जोर से रोने लगती है और अपने शरीर को रगड़ने लगती है, खास तौर पे अपने सीने को, जहां कृष ने सबसे ज्यादा उसे छुआ था। लगभग आधे घंटे तक शावर लेने के बाद और जी भर के रो लेने के बाद वह अपने आप को कुछ शांत महसूस करती हैं। फिर बाथरूम से निकलकर तैयार होती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। इस वक्त उसने ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन वाला पटियाला सूट सलवार, उसके साथ दुपट्टा, कानों में बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, सभी बालों को साइड से ट्विस्ट करते हुए एक फ्रेंच चोटी बनाई थी और उसे आगे की तरफ रखा हुआ था। यह आशी का नॉर्मल लुक था। आशी अपना बैग लेकर बिना ब्रेकफास्ट किए ही कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज आकर आशी अपने दोस्तों को ज्वाइन करती है। नताशा आशी से पूछती है, आशी तुम ठीक तो हो? पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? कैथी और जॉश भी आशी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। आशी ने मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नताशा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। ऑल थैंक्स टू यू। अगर तुमने अपने भाई को सही टाइम पर नहीं भेजा होता तो मैं शायद इस वक्त यहाँ नहीं होती। नताशा, मैं तुम्हें जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। उद्धरण चिन्ह। आशी की बात सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है आशी, तू मेरी दोस्त है और दोस्ती का यही उसूल होता है, दोस्तों की मदद करना। आशी मुस्कुराते हुए कहती है, नताशा तू बहुत अच्छी है, मैं इस शहर में नहीं हूँ, अगर तू आज मेरी हेल्प नहीं करती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच।
कहते हुए आशी नताशा को गले लगा लेती है। नताशा भी मुस्कुराते हुए उसे हक करती है। कैथी और जॉश भी उन दोनों को गले लगाते हैं। चारों दोस्तों की बॉन्डिंग धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। तभी कैथी नताशा और आशी से कहती है, अरे यार बस बहुत हो गया, अब बंद करो अपना यह मेलोड्रामा। आज सैटरडे है, हमें अपना असाइनमेंट भी सबमिट करना है वरना कॉलेज बंद हो जाएगा। आज हाफ डे है, तुम्हें याद है ना? कैथी की बात सुनकर नताशा और आशी जल्दी से अलग होते हुए कहते हैं, अरे हाँ हाँ हम तो भूल गए थे। चल यार चल जल्दी, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। कहते हुए आशी नताशा का हाथ पकड़कर और कैथी जॉश का हाथ पकड़कर जल्दी से क्लासरूम के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर में चारों अपना असाइनमेंट सबमिट करके बाहर निकलते हैं। नताशा आशी और कैथी से पूछती है, अरे दोस्तों आज तो हाफ डे कॉलेज है और पूरा दिन बाकी है, क्यों ना हम लोग कहीं आउटिंग पर चलें, किसी क्लब या डिस्को में। ये सुनकर आशी साफ मना करते हुए कहती है, डिस्को और क्लब ना बाबा ना, मैं ऐसी जगह नहीं जाती। ऐसी जगहें लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती। ये सुनकर नताशा हंसते हुए कहती है, अरे तुमसे ये किसने कहा कि यह जगह अच्छी नहीं होती, बल्कि रिलैक्स करने के लिए ये जगह सबसे अच्छी होती है। ना कोई टेंशन ना कोई फिक्र, चलो ना आशी बहुत मजा आएगा, वैसे भी अभी हम लोग जवान हैं, अगर अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तभी कैथी बीच में आते हुए बोलती है, यार मुझे भी जाने का बहुत मन है लेकिन मैं जा नहीं सकती, मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है, आज बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। कैथी की बात सुनकर आशी हैरान होते हुए पूछती है, कैथी तू पार्ट टाइम जॉब करती है, लेकिन कहाँ, और तू अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करती है? कैथी आशी को बताती है, अरे इसमें कोई नई बात नहीं है, कॉलेज के लगभग बहुत से बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपनी पॉकेट मनी खुद ही निकालते हैं। तू तो जानती है ना अमेरिका की महंगाई, वैसे मैं एक ग्रोसरी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और अपनी पॉकेट मनी निकाल लेती हूँ। मेरे साथ जॉश भी काम करता है। चलो अब हमें अपनी जॉब पर जाना होगा, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। ये सुनकर आशी कैथी से कहती है, कैथी दरअसल मुझे भी एक जॉब की ज़रूरत है, तू तो जानती है ना मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे का बहुत लोचा है यार, क्या तू मुझे भी अपने साथ पार्ट टाइम जॉब पर ले चलेगी? ये सुनकर कैथी मुस्कुराते हुए कहती है, आशी मुझे नहीं पता मेरे ग्रोसरी शॉप में वैकेंसी है या नहीं, लेकिन अगर तू चलना चाहती है तो चल, मैं बॉस से बात करूंगी। आशी एक्साइटेड होते हुए कैथी को गले लगा लेती है और खुश होते हुए कहती है, कैथी तू बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। आशी नताशा से कहती है, सॉरी नताशा मैं आउटिंग के लिए नहीं जा सकती, आई होप यू अंडरस्टैंड डियर। नताशा मुस्कुराते हुए कहती है, आई नो आशी तू जा, इट्स ओके, मैं अपने लिए कुछ और प्लान बना लूंगी। वैसे तुम लोगों को कहाँ जाना है? तुम कहो तो मैं अपनी कार में तुम्हें छोड़ दूँ। ये सुनकर कैथी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तुम हमें छोड़ दो। 24 मॉल के आगे। इतना सुनकर सभी दोस्त कार से 24 मॉल की तरफ निकल जाते हैं। आशी जॉश और कैथी नताशा को बाय बोलकर जॉब के लिए चले जाते हैं। यहाँ आकर आशी को पता चलता है कि ग्रोसरी शॉप में कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। ये सुनकर आशी का चेहरा मायूस हो जाता है। कैथी उसे हिम्मत देते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, यहाँ जब भी कोई वैकेंसी खाली होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। इतना सुनकर आशी चेहरे पर मुस्कान लेकर कैथी से कहती है, कोई बात नहीं कैथी, तुमने अपनी तरफ से कोशिश की, फिलहाल तुम अपना काम करो, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर आशी वहां से निकल जाती है। रास्ते में आशी को भूख लग गई क्योंकि उसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आशी अपने पर्स में देखती है, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसका चेहरा मायूस हो जाता है क्योंकि वापस जाने के लिए भी उसे किराए के पैसे चाहिए। रेस्टोरेंट और मॉल का खाना महंगा होगा, यही सोचकर आशी कुछ ना खाने का तय करती है। आशी सड़क पार करके अपनी बस का वेट कर ही रही थी। तभी वह देखती है लगभग 75 साल की कोई औरत धीरे धीरे सड़क पार कर रही है। तभी अचानक उस बूढ़ी औरत के सामने एक ट्रक फुल स्पीड से दौड़ते हुए आ रहा था। ये देखकर आशी को उस बूढ़ी औरत के लिए चिंता होने लगती है। आशी उसे आवाज देकर दूर हटने के लिए बोलती है, लेकिन शायद बूढ़ी औरत उसकी बात को सुन नहीं पा रही थी। आशी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। अब आशी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, वह दौड़कर उस बूढ़ी औरत को बचाने जाती है। ट्रक से टक्कर होने से जस्ट पहले आशी उस बूढ़ी औरत को हक कर लेती है, लेकिन ट्रक काफी करीब आ चुका था। अब आशी को लग रहा था कि वह अब नहीं जीने वाली, क्योंकि उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। लेकिन तभी वहां कोई आकर उन दोनों को अपनी बाहों में कवर करते हुए घूमते हुए बड़ी ही चालाकी से साइड हो जाता है। मौत से मुलाकात होने के कुछ सेकंड पहले वह लोग बड़ी ही सफाई से सड़क के एक साइड आ चुके थे। आशी डर के मारे कांप रही थी। उस बूढ़ी औरत को तो किसी बात का एहसास ही नहीं था। उस इंसान ने आशी को बहुत ही जोर से अपने सीने से लगा रखा था। उस इंसान की दिल की धड़कन भी जोरों से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल धड़कते धड़कते अचानक बंद हो जाएगा। कुल 2 मिनट के बाद आशी अपने आप को किसी तरह संभालते हुए, जब उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वह धीरे धीरे अपनी नज़र उठाकर उस इंसान के चेहरे की तरफ देखती है।
उस इंसान को देखते ही आशी की आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। वह इंसान भी तेज सांसों के साथ आशी के चेहरे की तरफ देख रहा था। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि रॉकी था। रॉकी डेविडसन, द रॉक स्टार, जिससे आशी पहले भी मिल चुकी है। रॉकी तेज सांस लेते हुए आशी देखकर चिंता जताते हुए कहता है, आर यू ओके? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक हो ना? आशी रॉकी के चेहरे की तरफ देखकर मीठी सी मुस्कान के साथ कहती है, येस आई एम ओके, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तभी वह बूढ़ी औरत, जो उन दोनों के बीच में दबी हुई थी, वह धीरे धीरे कसमसाने लगती है और इरिटेट होने लगती है। यह महसूस करके आशी और रॉकी एक दूसरे से अलग होते हैं। अब जाकर उस बूढ़ी औरत की जान में जान आई। रॉकी आशी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम सड़क के बीच पर क्यों आए? तुम्हें कुछ हो जाता तो? रॉकी की बात में चिंता साफ झलक रही थी। आशी मासूमियत से बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करते हुए बताती है, मैं उन्हें बचाने गई थी, लेकिन ट्रक बहुत नजदीक आ गया तो मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। रॉकी एक नज़र उस बूढ़ी औरत को देखकर आशी पर गुस्सा होते हुए कहता है, दूसरों की जान बचाने के चक्कर में अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, तो मेरा क्या होता? एक बार भी सोचा है तुमने? रॉकी ने फ्लो में यह बातें कह दी थी। उसे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा कि वह क्या कह रहा है। रॉकी की यह बात आशी को समझ नहीं आती। वह हैरान होते हुए रॉकी से पूछती है, आपके कहने का क्या मतलब है? मुझे कुछ हो जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? वैसे भी मेरे रहने या ना रहने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? ये बात सुनते ही रॉकी आशी को कंधे से पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है बिकॉज आई। इससे पहले कि रॉकी कुछ कह पाता उसने अपनी जुबान को रोक लिया और खुद को संभालते हुए बोला, आज के बाद ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे या तुम खतरे में आ जाओ, क्योंकि मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। रॉकी की बात आशी के दिमाग के ऊपर से जा रही थी। वह मासूमियत से अपनी आंखें तितली की तरह फड़फड़ाते हुए पूछती है, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। और मैंने जानबूझकर खुद को खतरे में नहीं डाला। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने मेरी जान क्यों बचाई? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। ये बात सुनते हुए रॉकी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, वह दरअसल मैं यहाँ से अपने कॉन्सर्ट के लिए जा रहा था, फिर रास्ते में तुम्हें देखा। तुम्हें मुसीबत में देखकर खुद को रोक नहीं पाया तुम्हें बचाने से। तुम मेरी क्या हो मैं खुद नहीं जानता, लेकिन एक रिश्ता है जो मेरा तुमसे जुड़ चुका है। रिश्ता? कैसा रिश्ता? आशी ने हैरान होते हुए पूछा। दोस्ती का रिश्ता, हम लोग दोस्त हैं ना? ये सुनकर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे हाँ, हम दोनों तो दोस्त हैं। आशी और रॉकी बात कर ही रहे थे, तभी आशी देखती है वह बूढ़ी औरत फिर से सड़क के बीच चलने लगी है। आशी जल्दी से जाकर उनका हाथ पकड़ लेती है और उनसे पूछती है, दादी माँ आप कहाँ जा रही हैं? आप मुझे बताएं, मैं आपको लेकर चलती हूँ। आशी की बात का वह बूढ़ी औरत कोई जवाब नहीं दे पाती, वो बस जमीन को देख रही थी। उस बूढ़ी औरत की कंडीशन को देखकर रॉकी समझ जाता है और आशी को बताता है, आशी आई थिंक इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और यह रास्ता भटक चुकी है, शायद हमें इन्हें इनके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस की हेल्प लेनी होगी। ये सुनकर आशी रॉकी को समझाते हुए कहती है, नहीं, पुलिस को बुलाने से पहले हमें आसपास पता कर लेना चाहिए। शायद ये किसी की रिश्तेदार हो और उसके घर वाले इन्हें ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हो। आप रुकिए, मैं आसपास पता करती हूँ। इतना कहकर आशी जैसे ही आसपास पता करने को होती है, रॉकी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं पता करता हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। रॉकी की बात सुनकर आशी रॉकी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, आप इस हालत में लोगों से हेल्प मांगने जाएंगे? आशी की बात सुनकर रॉकी अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आशी हंसते हुए कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वक्त आप सुपरस्टार लग रहे हैं, जो कि आप हैं भी। वह तो शुक्र मनाए कि इस वक्त बस स्टैंड पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना आपको आपके फैन छोड़ते नहीं। अगर लोगों को पता चला कि एक सुपरस्टार उनके बीच है तो आपकी खैर नहीं। अपने काम पर जाए, मैं इन दादी माँ को देख लूंगी। रॉकी आशी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने गार्ड को आंटी की फैमिली को ढूंढने के लिए लगा देता हूँ। तब तक हम लोग पास के किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ये सुनकर आशी हैरान होते हुए कहती है, लेकिन इन बूढ़ी दादी को? रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, इन्हें भी हम अपने साथ लेकर चलते हैं, बाकी मेरे गार्ड यहाँ पर हैं, कोई इन्हें पूछने के लिए आएगा तो वह लोग संभाल लेंगे, और कुछ लोग ढूंढने जा रहे हैं इनके फैमिली मेंबर को। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कब तक धूप में बैठोगी या इनके फैमिली मेंबर को ढूंढोगी, एक से भले 10। रॉकी की बात आशी को भी सही लगती है। वह कब तक यहाँ बैठकर उनकी फैमिली मेंबर का इंतजार करेगी? वैसे भी आशी को भूख लगी थी, इसलिए वह भी रॉकी के साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। रेस्टोरेंट में आकर रॉकी मेन्यू कार्ड आशी को देते हुए कहता है, तुम अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लो।
आशी मेन्यू में से कुछ वेजिटेरियन खाना ऑर्डर करने के लिए लिस्ट देखती है, लेकिन उसे कोई भी डिश समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सब इंग्लिश में अलग अलग नामों से था। आशी को इनमें वेजिटेरियन खाना समझ नहीं आ रहा था। आशी रॉकी से कहती है, मैं क्या ऑर्डर करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रॉकी हैरान होते हुए पूछता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आशी मासूम बच्चों जैसा चेहरा बनाकर बताती है, दरअसल मैं वेजिटेरियन हूं और इस लिस्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा खाना ऑर्डर करूं। आशी की बात सुनकर रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। रॉकी मेन्यू पढ़कर कुछ खाने की डिश ऑर्डर कर देता है। थोड़ी ही देर में खाना आ चुका था। आशी खाना खाने से पहले उस बूढ़ी दादी माँ का खाना खाने के लिए देती है, लेकिन वह बूढ़ी औरत अपने हाथ से खा नहीं पा रही थी। ये देखकर आशी उन्हें रोकते हुए कहती है, आप रहने दीजिए, मैं खिला देती हूँ। फिर आशी चम्मच से थोड़ा सा सूप लेकर उन बूढ़ी औरत को खिलाने लगती है। वह बड़े ही प्यार से एक हाथ में नैपकिन लेकर दूसरे हाथ से खिला रही थी और रह रहकर उन बूढ़ी औरत का मुंह भी पोंछ रही थी। रॉकी आशी का केयरिंग नेचर देखकर और भी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। रॉकी देखता है आशी उन बूढ़ी औरत को खिलाने में बिजी है। रॉकी ने आशी से कहा, तुम भी खाना खाओ। पहले दादी माँ को खिला देती हूँ, फिर खा लूंगी, आप खाए। आशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर रॉकी ने अपने हाथों से खाने की एक बाइट बनाई और आशी के मुंह के आगे करते हुए कहा, तुम मेरे हाथ से खाओ। आशी एक पल हैरान होकर रॉकी की तरफ देख रही थी। रॉकी मुस्कुराते हुए आशी की तरफ अपने हाथों को बढ़ा चुका था। कुछ पल सोचने के बाद आशी ने भी बिना कोई रिएक्शन दिए अपना मुंह खोल दिया। रॉकी भी अपनी चेयर को थोड़ा सा आशी के चेयर के पास लेकर आ गया। रॉकी आशी को खाना खिला रहा था और आशी दादी माँ को। रॉकी मुस्कुराते हुए आशी के चेहरे की तरफ ही देख रहा था और अपना भी खाना खा रहा था। रॉकी ने आशी से पूछा, एक बात बताओ, तुमने उस दिन मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। क्या तुम मुझसे दोबारा बात नहीं करना चाहती थी? रॉकी की बात सुनकर आशी को उस दिन की घटना याद आई, जब रात को वह अपने घर आई थी और क्रिश से उसकी पहली मुलाकात हुई थी, जिसे याद कर उसका चेहरा मायूसी से भर गया। लेकिन कुछ पल बाद आशी ने खुद को संभालते हुए रॉकी को बताया, मैं आपको कॉल कैसे करती, आपने मेरे हाथ पर अपना नंबर लिखा था और घर जाकर जब मैंने शावर लिया तो वह नंबर डिलीट हो गया। ये सुनकर रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा कोई बात नहीं, तुम दोबारा मेरा नंबर ले लो। जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत हो या मुझसे मिलने का मन हो तो मुझे कॉल करना। वैसे भी अब हम दोनों दोस्त हैं तो मुलाकातें तो होनी ही चाहिए। इस बार मैं तुम्हारे हाथ पर अपना नंबर नहीं लिखूंगा, ये लो मेरा कार्ड और प्लीज़ इसे मत खो देना। कहते हुए रॉकी ने अपना कार्ड निकालकर आशी को दिया। आशी ने भी मुस्कुराते हुए वह कार्ड लेकर अपने पर्स में रख लिया। थोड़ी देर में सभी का खाना फिनिश हो गया। जब बिल देने की बारी आई तो आशी ने अपना पर्स चेक किया। ये देखकर रॉकी मुंह बनाते हुए बोला, आशी तुम क्या मेरी इंसल्ट करना चाहती हो? आशी को रॉकी की बात का मतलब समझ नहीं आया, इसलिए उसने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, मतलब साफ है आशी, तुम क्या मुझे इतना निकम्मा समझती हो कि मैं लड़कियों से पैसे लूंगा, और वैसे भी आज की ट्रीट मेरी तरफ से थी, इसलिए तुम गलती से भी अपने पर्स से पैसे मत निकालना। रॉकी ने अपना कार्ड वेटर को दिया जिससे बिल पे हो गया। खाना खाकर रॉकी और आशी वापस उसी बस स्टैंड के पास आते हैं। यहाँ आकर रॉकी ने अपने लोगों से पूछा, क्या इन बूढ़ी माँ की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? रॉकी के गार्ड्स ने बताया, सॉरी बॉस, यहाँ कोई भी इन्हें पूछने नहीं आया। ये सुनकर आशी का चेहरा मायूस हो गया, जिसे देखकर रॉकी ने बोला, अरे तुम परेशान मत हो, हम इनकी फैमिली मेंबर को ढूंढ लेंगे। वैसे मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, शायद वहाँ कोई मिसिंग कंप्लेंट हो। अब रॉकी की बात आशी को भी सही लगी, इसलिए वह भी पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए जाने के लिए तैयार हो गई। वह लोग जैसे ही कार में बैठने वाले थे तभी पीछे से किसी ने आवाज देते हुए कहा, दादी माँ आप यहाँ। थैंक गॉड आप मिल गई। इस आवाज को सुनते ही आशी और रॉकी ने पीछे पलट कर देखा, जहां लगभग 25 साल का लड़का अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर खड़ा है, जिसे देखकर आशी और रॉकी हैरानी से एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। वह इंसान जल्दी से आकर उस बूढ़ी माँ को गले लगाते हुए उनके माथे को चूमते हुए बड़े प्यार से बोला, थैंक गॉड आप मिल गई, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? आप कहाँ चली गई थी, मैंने आपको कितना ढूंढा। उस इंसान की बात सुनकर रॉकी आगे आते हुए बोला, क्या तुम इन्हें जानते हो? ये तुम्हारी क्या लगती है? उसने रॉकी को बताया, यह मेरी दादी माँ है। इनकी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए कभी कभी इधर उधर चली जाती है। मैं इनका बहुत ध्यान रखता हूँ, फिर भी आज लापरवाही के चलते ये घर से बाहर निकल गई। थैंक गॉड कि आप लोगों ने उनका ख्याल रखा। ये सुनकर आशी आगे आते हुए पूछती है, लेकिन आपको देखकर तो नहीं लगता कि यह आपके दादी माँ है? यह एक इंग्लिश लेडी है और आप दिखने में ब्राउन स्किन है, यानी इंडियन या फिर पाकिस्तानी लग रहे हैं। ये सुनकर उस इंसान ने मुस्कुराते हुए बताया, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह मेरी सगी दादी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पोते की तरह पाला है।
उस लड़के की बात सुनकर रॉकी को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये दादी तुम्हारी है? उस लड़के ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ मेरे पास सबूत है। उस इंसान ने अपने मोबाइल में कुछ फोटो निकालकर दिखाई, जिससे ये साबित हो गया कि यह और वह दादी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। फुल सेटिस्फैक्शन के बाद रॉकी ने दादी माँ को ले जाने की इजाज़त दे दी। उस लड़के ने आशी का धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरी दादी का ख्याल रखने के लिए। वैसे मेरा कैफ़े पास में ही है, अगर आप लोग आकर वहाँ कॉफ़ी पेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आखिर मुझे आपको थैंक यू बोलने का मौका मिलेगा। आशी और रॉकी ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का माना ही नहीं और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उन लोगों को अपने साथ कैफ़े लेकर आया। आशी ने जब इस कॉफ़ी शॉप को देखा तो ये लगभग आधा खाली था। वह इंसान अपने एक हेल्पर के साथ दादी माँ को आराम करने के लिए उनके कमरे में ले जाने को कहता है और खुद कॉफ़ी लेकर रॉकी और राशि के पास बैठ जाता है। वह लोग कॉफ़ी पीते हुए उस इंसान से दादी माँ के बारे में कुछ बातें करते हैं। उसने बताया, उसका नाम कार्तिक है। जब वह लगभग 11 या 12 साल का था तब वह अपनी फैमिली से बिछड़ गया और उस वक्त इन दादी माँ ने उन्हें सहारा दिया। उसके बाद ये दादी माँ ही उसकी फैमिली है, लेकिन आजकल उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहती। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए कभी कभी ध्यान ना देने पर वह इधर उधर चली जाती हैं। तभी आशी की नज़र बाहर एक छोटे से बोर्ड पर पड़ती है, जिसमें लिखा था कि यहाँ वैकेंसी खाली है और वेटर की ज़रूरत है। ये बोर्ड देखकर आशी का चेहरा खिल गया और उसने कार्तिक से पूछा, कार्तिक भैया क्या यहाँ कोई वैकेंसी खाली है? आशी के मुंह से अपने लिए भैया सुनकर कार्तिक का चेहरा खिल गया और उसने हैरान होते हुए पूछा, तुमने अभी अभी मुझे क्या कहा? ये सुनकर आशी ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैंने आपको भैया कहा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? ये सुनकर कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। इस एक शब्द में एक अपनेपन का एहसास हो रहा है। आज तक मुझे किसी ने भैया नहीं कहा और मेरी फैमिली में कोई है भी नहीं है। तुम्हारे मुंह से भैया सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। तुम मुझे भैया कह सकती हो। ये सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया क्या यहाँ कोई वैकेंसी खाली है? दरअसल मुझे भी पार्ट टाइम जॉब के लिए एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी पॉकेट मनी के लिए जॉब करनी है। आशी की बात सुनकर रॉकी के चेहरा खिल गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें जॉब की ज़रूरत है तो तुम मेरे पास कर सकती हो। वैसे भी मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी? तभी आशी ने मायूसी से जवाब दिया, आई एम सॉरी रॉकी सर, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी। आप हमेशा बिजी रहते हैं। एक असिस्टेंट का काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है और मैं नहीं चाहती मेरे कारण आपको काम में कोई प्रॉब्लम हो। वैसे भी मुझे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पहले रॉकी आशी की किसी बात का जवाब देता, कार्तिक ने आशी को बताया, अरे तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आशी। तुम जब चाहो यहाँ जॉब पर आ सकती हो। मैं तुम्हें घंटे के हिसाब से पैसे दे सकता हूँ। इतना सुनकर आशी चहकते हुए बोली, थैंक यू सो मच भैया। आज मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आशी की बात सुनकर रॉकी मायूस हो जाता है, क्योंकि वह आशी को अपने आसपास रखना चाहता था, लेकिन आशी के चेहरे की खुशी देखकर वह कुछ कह भी नहीं पाता। कार्तिक ने आशी से कहा, तुम जब चाहो शुरू कर सकती हो। आशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है मैं कल से आ जाऊंगी। फिर वह कॉफ़ी शॉप से निकलकर रॉकी के साथ बाहर आने लगती है। बाहर आकर रॉकी ने आशी से कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी रॉकी के फ़ोन पर कॉल आने लगती है, जो उसके मैनेजर विकी की थी। रॉकी ने आशी को देखते हुए कॉल रिसीव की और कहा, हेलो। सामने से फ़ोन की दूसरी तरफ से विकी ने कहा, हेलो रॉकी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। कॉन्सर्ट का समय निकला जा रहा है, जल्दी आओ, स्पॉन्सर्स मेरी जान ले रहे हैं। अब जाकर रॉकी को अपनी कॉन्सर्ट का ध्यान आया, जो वह आशी के साथ घूमने में सब भूल गया था। रॉकी ने किसी तरह बहाना बनाते हुए कहा, यार विकी, मैं अभी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तू आधे घंटे उन्हें और संभाल ले। ये सुनते ही विकी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई और वह चिल्लाते हुए बोला, क्या आधा घंटा? नहीं 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 रॉकी, तू ये क्या बकवास कर रहा है? तुझे अभी आना होगा, वरना स्पॉन्सर्स मेरी जान ले लेंगे और तुझे मेरी फ्यूनरल में आना पड़ेगा। प्लीज़ जल्दी आ जा यार। आशी भी फ़ोन पर किसी के गिड़गिड़ाना की आवाज़ सुन रही थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए रॉकी से कहा, आप जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी, आपने मेरी इतनी हेल्प की वही बहुत है। आशी की बात को रॉकी भी नज़रअंदाज नहीं कर पाया, क्योंकि उसका दोस्त मुसीबत में था और रॉकी सचमुच अपने कॉन्सर्ट के लिए काफ़ी लेट हो चुका था। रॉकी ने विकी को बताया, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। कॉल कट होने के बाद रॉकी ने मुस्कुराते हुए आशी से कहा, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होगी और प्लीज़ इस बार तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूँगा। अब मैं चलता हूँ। कहकर रॉकी जैसे ही कार की तरफ आगे बढ़ा, अचानक उसके मन में कुछ ख्याल आया और वह आशी की तरफ देखते हुए बोला, मैं एक बहुत ही बड़े कॉन्सर्ट के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम दोस्त होने के नाते मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं करोगी?
आशी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बड़ा बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा कॉन्सर्ट बहुत अच्छा हो। ये देखकर रॉकी ने मुंह बनाते हुए कहा, इस तरह से बेस्ट ऑफ लक कहोगी? दोस्त ऐसे बेस्ट ऑफ लक नहीं कहते। आशी ने हैरान होते हुए अपने हाथों को देखा, फिर रॉकी से पूछा, तो फिर कैसे करते हैं? रॉकी ने मुस्कुराते हुए आशी को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, ऐसे बेस्ट ऑफ लक कहा जाता है। ये देखकर आशी भी मुस्कुराते हुए रॉकी की पीठ थपथपाते हुए बोली, मैं अपने कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी आपका कॉन्सर्ट सुपर डुपर हिट हो। अब ठीक है। रॉकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अब ठीक है, वैसे मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपनी एक गाड़ी एक ड्राइवर के साथ तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा और तुम इस बार कोई भी नाटक नहीं करोगी, समझी? रॉकी की बात सुनकर आशी ने भी मासूम बच्चों जैसे मुंह बनाकर हाँ में जवाब दिया। रॉकी ने एक गार्ड और ड्राइवर को आशी को उसके घर छोड़ने का बोलकर अपने कार में बैठकर कॉन्सर्ट के लिए निकल गया और रॉकी भी ड्राइवर और कार के साथ अपने घर के लिए निकल गई। आशी इस बात से अनजान थी कि कोई दूर खड़ा होकर उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहा है, जिसका चेहरा इस वक्त हद से ज्यादा कठोर है और उसने अपने गुस्से से मुठ्ठियां कस ली हैं। यह कोई और नहीं बल्कि क्रिश था, जो पास के ही हाईवे से अपनी कार से निकल रहा था और उसने अपनी कार की मिरर से आशी को देख रहा था जो किसी लड़के के गले लग रही थी। क्रिश ने जैसे ही अपनी कार रुकवाई उसने देखा आशी किसी लड़के से मुस्कुराकर बात कर रही है और उसके गले लग रही है। हालांकि क्रिश उस लड़के का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उस लड़के की पीठ क्रिश की तरफ थी, लेकिन उसने आशी को बहुत ही साफ तरीके से देखा था। क्रिश अपनी जलती हुई निगाहों से आशी को घूरते हुए अपने आप से कहता है, तुमने ये बहुत गलत किया फायरफ्लाई, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि किसी के भी करीब मत जाना, लेकिन तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया। अब देखो क्रिश डेविडसन क्या करता है, रात को मिलते हैं फायरफ्लाई। कहते हुए क्रिश ने अपने हाथों से इशारा किया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। शाम के लगभग 5 बजे आशी अपने फ्लैट पहुंच चुकी थी। आज दिन भर इतना कुछ हुआ था, उससे आशी काफी थक चुकी थी। आशी अपने आप को फ्रेश करती है, सिर्फ एक सिंपल सा प्लाजो और कुर्ती पहनकर, अपने बालों को समेटकर एक छोटा सा जूड़ा बनाकर रसोई घर की तरफ निकल जाती है कुछ बनाने के लिए। लगभग 1 घंटे में उसने डिनर तैयार कर दिया था। अभी समर घर नहीं आया था, इसलिए आशी ने डिनर कर लिया और एक नोट चिपकाकर डिनर टेबल पर डिनर अरेंज करके रख दिया, ताकि समर जब भी आए डिनर कर ले और आशी को डिस्टर्ब ना करें। रात लगभग 8 बजे आशी अपने बिस्तर पर थी। बिस्तर पर गिरते ही दिन भर जो कुछ भी उसने आज किया था उस बारे में सोचने लगी। अचानक उसे रॉकी का उसकी लाइफ को सेव करना याद आया। किस तरह एक हीरो की तरह रॉकी ने उसकी जान बचाई। आशी मन ही मन अपने आप से कहती है, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। बाबा और समर के बाद किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो वह रॉकी सर है। उन्हें देखकर कौन कहेगा कि वह इतने बड़े आदमी हैं, वह सचमुच एक सुपरस्टार हैं और दिल के बहुत अच्छे भी। आज मेरी लाइफ उनकी कर्जदार हो गई है। आशी इन बातों को कहते हुए रॉकी के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है और उन्हें याद करते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। रॉकी ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई थी बल्कि उसका इतना ख्याल भी रखा। यूं ही सोचते सचते कब आशी की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इधर दूसरी तरफ रॉकी अपने कॉन्सर्ट में था और बहुत ही अच्छा गाना गा रहा था। आज वह बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने आशी के साथ कुछ पल बिताए थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे आशी की तरफ कौन सा खिंचाव महसूस होता है जो वह उसकी तरफ खींचा चला जाता है। बस वह इतना जानता था कि आशी के साथ रहकर उसे सुकून मिलता है। डेविडसन विला। हमेशा की तरह क्रिश अपने विला के पीछे फार्म हाउस में अपने कुछ इलीगल डील के बारे में डिस्कस कर रहा था। यहाँ उसके साथ राका और लिंडा भी थी। इस वक्त क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत डार्क थे। उसने अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं पहना था, क्योंकि यहाँ सभी जानते थे कि वही ड्रैगन किंग है। सब क्रिश के विश्वास पात्र लोग थे। डिस्कशन के बाद राका वही हाल में बैठकर लैपटॉप पर कुछ देखने लगता है। शायद वह अपनी आने वाली प्लानिंग के बारे में कुछ डेटाबेस बना रहा था। तभी क्रिश राका से कहता है, तुम अपना काम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहने के बाद क्रिश उस फार्म हाउस के एक बहुत ही खूबसूरत रूम में पहुंचता है। ये वही रूम है जहां क्रिश ज्यादातर एकांत में समय बिताता है। क्रिश बाथरूम में जाकर शावर लेने लगता है। इस वक्त वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। शावर का पानी चेहरे पर गिरते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के सामने उसे आशी का चेहरा नजर आने लगा। आशी की मासूम काली गहरी आंखें और उन आंखों में बेहिसाब आंसू जो क्रिश के कारण थे, जिन्हें याद करके क्रिश को अपने अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस होने लगा था। ना जाने क्यों आशी की आंखों के आंसू याद कर क्रिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके ख्यालों में आशी का रॉकी के साथ गले मिलना है याद आता है। हालांकि उसने रॉकी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसको इतना पता था कि वह किसी लड़के से गले मिल रही है। ये याद आते ही उसके तन बदन में आग लगने लगती है। क्रिश ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली और एक पंच बाथरूम की दीवार पर दे मारा।
ये पंच इतना जोरदार था कि क्रिश के हाथों से खून निकलने लगा और दीवार में दरारें पड़ गई, लेकिन क्रिश को दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। क्रिश के ठीक सामने एक मिरर लगा हुआ था, जिसमें वह अपने अक्स को देखते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके करीब जाने की? मैंने तुम्हें मना किया था फायरफ्लाई, लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ फायरफ्लाई। कहते हुए क्रिश अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाता है और बाथरूम से निकलकर बाहर आता है। इस वक्त उसने अपने लोअर बॉडी में सिर्फ टॉवल लपेट रखा था और दूसरे टॉवल से अपने बालों को पोंछ रहा था। वह अपने बालों को पोंछते हुए जैसे ही आईने के सामने आता है, आईने की रिफ्लेक्शन में उसकी नज़र बेड पर जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और चेहरा नॉर्मल हो जाता है। क्रिश जल्दी से पलटकर बेड पर देखता है, जहां लिंडा एक हॉट सेक्सी नाइटी पहनकर बड़े ही स्टाइल के साथ बेड पर लेटी हुई है। ये नाइटी पूरी तरह से नेट से बनी हुई थी और 99% ट्रांसपेरेंट थी, जो लिंडा के थाई से भी काफ़ी ऊपर तक थी। लिंडा गजब की खूबसूरत है, ब्लॉन्ड बाल, लंबी टांगे, दूध सी गोरी, उसके सभी एकदम परफेक्ट थे, बिल्कुल जैसे क्रिश को पसंद है। लिंडा ने ब्लैक कलर की इस नाइटी के अंदर रेड अंडरगारमेंट पहन रखे थे, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी नजर आ रही थी। लिंडा मुस्कुराते हुए क्रिश को देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही बोल्ड मेकअप कर रखा था। उसका गोरा बदन उस नाइटी में चमक रहा था, जिसे देखकर किसी की भी दिल की धड़कनें सुपरफास्ट ट्रेन की तरह दौड़ने लगे। लिंडा ने क्रिश को देखा और मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से इशारा करते हुए अपने पास आने का इनविटेशन दिया। उसकी अदा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। क्रिश भी अपने सामने इतनी हॉट लड़की को देखकर खुद को नहीं रोकता और अपने कदम लिंडा की तरफ बढ़ा देता है। वह मुस्कुराते हुए टॉवल को सोफे पर फेंककर लिंडा के करीब जाता है। लिंडा भी मुस्कुराते हुए बिस्तर पर अपनी अदाएं बिखरने लगती है। क्रिश उसकी बगल में बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है और उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करने लगता है। लिंडा भी मुस्कुराकर क्रिश की खुली मस्कुलर बॉडी पर अपने हाथों को चलाने लगती है और धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगती है। यह महसूस होते ही क्रिश भी अपनी आंखें बंद करके उसके करीब जाने लगता है। दोनों के होठ टच होने के जस्ट कुछ सेंटीमीटर पहले अचानक क्रिश की नज़रों के सामने आशी का चेहरा आ जाता है, जिसकी याद करते ही क्रिश झट से अपनी आंखें खोल देता है। और तभी उसके सामने लिंडा का चेहरा था, जो देखते ही क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसका चेहरा कठोर हो जाता है। उसने जिन हाथों से बड़े प्यार से लिंडा का चेहरा होल्ड कर रखा था, उन्हीं हाथों को उसके गले पर रखकर उसका गला दबाने लगता है और गुस्से से लाल आंखों के साथ दांत पीसते हुए उसे कहता है, हाउ डरे यू कम इन माई रूम ऑन माई बेड विदाउट माई परमिशन? क्या तुम्हें अपनी जान से जरा भी प्यार नहीं है? कहते हुए क्रिश अपने हाथों की पकड़ उसके गले पर जोर से कस देता है, जिसके कारण लिंडा की सांस उखड़ने लगती है। वह अपने गले से क्रिश का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्रिश की पकड़ उसके गले पर बहुत मजबूत थी। लिंडा की सांस लगभग अटक चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द के कारण उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। क्रिश गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी जगह लेने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? यू आर नॉट माई फायरफ्लाई, नो वन कैन टेक हर प्लेस। लिंडा को तो जैसे क्रिश की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके लिए तो हर एक पल उसे मौत के करीब ले जा रहा था। हर एक पल के साथ उसकी सांसें उखड़ रही थी और क्रिश को रह रह के आशी का चेहरा नजर आ रहा था, जिसे याद कर करके उसे लिंडा पर और गुस्सा आ रहा था। आई जस्ट नीड माई फायरफ्लाई। नो वन कैन टेक हर प्लेस, शी इज ओनली माइन एंड आई एम ओनली हर्स, आई विल नॉट लेट एनीवन कम बिटवीन अस। वह सिर्फ मेरी है और मैं सिर्फ उसका, हमारे बीच मैं किसी को नहीं आने दूंगा। कहते हुए क्रिश का चेहरा हद से ज्यादा डार्क होता जा रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। अचानक उसे बीच सड़क पर आशी का उस लड़के के गले लगना याद आने लगा, जिसे याद कर उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो गया। उस लड़के को याद करते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, योर माइन, ओनली माइन। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब तक लिंडा बेहोश होने वाली थी, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वह अपने हाथ पैर मारते हुए थक चुकी थी और अब उसने स्ट्रगल करना भी बंद कर दिया। क्रिश ने लगभग उसे मार ही दिया था, लेकिन तभी अचानक क्रिश के डोर पर राका नॉक करने लगता है। कुछ देर के बाद क्रिश अपने होश में आता है। उसकी नज़र एक बार दरवाजे पर और दूसरी बार लिंडा पर पड़ती है। वह गुस्से में लिंडा को झटके से दीवार की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण लिंडा बिस्तर से नीचे गिर जाती है। उसके सिर पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। लिंडा अब तक बेहोश हो चुकी थी और क्रिश को इस बात का कोई एहसास नहीं था। क्रिश बिना लिंडा को देखे दरवाजा खोलता है। उसके सामने राका खड़ा था। क्रिश ने राका को घूर कर देखा तो राका क्रिश का डरावना चेहरा देखकर समझ चुका था कि क्रिश इस वक्त बहुत बुरे मूड में है, जो देखकर राका अंदर तक कांप गया और उसने झटके से अपना चेहरा नीचे कर लिया। क्रिश ने उसे घूर कर देखते हुए पूछा, व्हाट? राका ने डरते हुए बताया, किंग, नई प्लानिंग तैयार हो चुकी है, आप एक बार चलकर उसे देख लीजिए।
ये सुनकर कृष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के राका को जवाब दिया, ओके तुम चलो, मैं नीचे आता हूँ। फिर एक नज़र लिंडा की तरफ देखते हुए कहा, पिक अप दिस गार्बेज एंड थ्रो इट आउट। इस कूड़े को उठाओ और यहाँ से बाहर फेंको, और ध्यान रहे आज के बाद यह मुझे मेरे बेडरूम में नजर नहीं आनी चाहिए, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। ओके किंग, कहते हुए राका डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि कृष राका पर गुस्सा बहुत कम ही किया करता था। अपनी बात को पूरा करने के बाद कृष कपड़े पहनने गुस्से से क्लोजेट की ओर चला जाता है और राका लंबी गहरी सांस लेकर जल्दी से लिंडा को उस कमरे से बाहर घसीटते हुए निकालता है, क्योंकि लिंडा इस समय बेहोश थी और उसके सर से खून बह रहा था। ये देखकर राका उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठा लेता है और एक सर्वेंट को चिल्लाते हुए कहता है, क्लीन द मेस एंड कॉल द डॉक्टर। राका की घबराई हुई आवाज़ सुनकर कुछ सर्वेंट कमरे को क्लीन करने भाग कर आते हैं और एक गार्ड ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था। राका बेहोश लिंडा को परेशानी भरी नज़रों से देख रहा था। वह जल्दी से लिंडा को दूसरे बेडरूम में लेटा देता है। लिंडा को लेटाने के बाद राका अपने आप से कहता है, ओह माय गॉड, आखिर किंग को हो क्या गया है? आज तक तो उन्होंने लिंडा को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर नहीं किया। तभी राका लिंडा के कपड़ों को देखता है और उसे कुछ कुछ इस बात का अंदाजा हो जाता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ होगा, लेकिन पूरी बात की जानकारी उसे सिर्फ लिंडा दे सकती थी, जो इस वक्त बेहोश थी। फिलहाल उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वह किसी भी सवाल का जवाब दे। राका शुक्र मना रहा था कि कृष ने लिंडा की जान नहीं ली। तभी राका को ख्याल आता है कि उसे हॉल में जाना चाहिए, क्योंकि अगर कृष उसके वहां पहुंचने से पहले पहुंच गया तो राका को कृष के गुस्से से कौन बचाएगा। यही सोचकर राका जल्दी से एक सर्वेंट को यह इंस्ट्रक्शन देता है कि डॉक्टर अगर आए तो लिंडा का चेकअप करा दिया जाए। राका का ऑर्डर सुनकर सर्वेंट भी सिर झुकाकर हाँ में जवाब देता है और राका बिना एक पल की देरी किए वहां से हॉल की तरफ निकल गया। इधर दूसरी तरफ कृष अपने कमरे में क्लोजेट से एक ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहनकर अपनी कार की चाबी लेकर बाहर निकला। हॉल में राका उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन कृष उसे इग्नोर करके बाहर की तरफ निकलने लगा। तभी राका ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, किंग डेटाबेस। इससे पहले कि राका आगे कुछ कह पाता, कृष बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकलते हुए उसे जवाब देता है, लेटर आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क। राका कृष को इस तरह से जाते हुए देख रहा था, लेकिन आगे कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि कृषि से कुछ भी सवाल करने की उसकी हिम्मत नहीं है। वह परेशान था कि आखिर इस वक्त कृष को ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है जिसके बारे में राका को नहीं पता। तभी वहां डॉक्टर आता है और डॉक्टर को देखकर राका उन्हें अपने साथ लिंडा के कमरे में ले जाता है, जहां उसका चेकअप होगा। इधर दूसरी तरफ इस वक्त रात के लगभग 11:30 बज रहे थे और कृष ड्राइवर के साथ आशी के घर की तरफ निकल चुका था। रात लगभग 12:30 बजे कृष आशी के घर के ठीक सामने था। वह कार में बैठे हुए भी बाहर से देख सकता था। आशी के कमरे की लाइट बिल्कुल डिम थी। कृष ने कार में बैठे हुए ही अपने आप से कहा, आई एम कमिंग माई फाई। इतना कहकर कृष बड़े ही एटीट्यूड के साथ कार से बाहर निकलकर आशी के फ्लैट की तरफ चल दिया। वह मेन गेट से होते हुए फ्लैट के अंदर एंटर करता है। दरअसल कृष अच्छे से अच्छा लॉक खोल सकता है और इतनी सफाई से कि किसी को पता भी ना चले। कृष अगले ही पल आशी के कमरे के दरवाजे को खोलकर उसके कमरे में दाखिल होता है। कमरे में दाखिल होने के साथ ही कृष की नज़र आशी के मासूम चेहरे पर पड़ती है और वह धीरे धीरे अपने कदम आशी की तरफ बढ़ाने लगता है। कृष देखता है कि आशी ने एक नॉर्मल वाइट कुर्ती और धोती स्टाइल सलवार पहनकर किसी मासूम बच्चे की तरह बिस्तर पर फैलकर सो रही है। उसके चेहरे की मासूमियत मन को शांति देने वाली थी, बिल्कुल शांत, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। उसकी काली घनी पलकें उसके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। कमरे में दाखिल होने से पहले कृष के चेहरे के भाव थोड़े गंभीर थे, लेकिन आशी का मासूम चेहरा देखकर उसका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स हो गया। पहली रात की तरह कृष इस बार भी आशी के बगल में आकर लेट गया और तकिए पर सिर रखकर आशी के मासूम चेहरे को निहारने लगा। कृष ने ध्यान दिया आशी के चेहरे पर कुछ बाल बिखरे हुए हैं। कृष ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आशी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे किया और उसके चेहरे को निहारते हुए अपने आप से बोला, क्या हो तुम? कौन हो तुम? क्यों तुमसे दूर रहकर दिल बेचैन हो जाता है और तुम्हारे करीब आते ही दिल को सुकून मिल जाता है? क्यों अब तुम्हारे अलावा किसी और को देखने का जी नहीं चाहता? क्यों आज लिंडा का छूना मुझे इतना नागवार गुजरा कि दिल चाह रहा था उसे जान से मार दूं? क्यों मेरा दिल तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख पा रहा? क्या हो रहा है, मुझे जवाब दो। क्यों मैं अपनी फीलिंग, अपनी बेचैनी खुद नहीं समझ पा रहा? कृष आशी के बालों की खुशबू अपनी सांसों में उतारते हुए कहता है, योर सेंट इज ड्राइविंग मी क्रेजी। ऐसा मत करो फायरफ्लाई, मेरी दीवानगी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। दूर रखो खुद को मेरे ख्यालों से। मुझे नहीं पता क्यों आंखें बंद करते ही मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आता है। मुझे नहीं पता क्यों सिर्फ तुमसे मिलने में यहाँ दौड़ा चला आ रहा हूँ। तभी कृष की नज़र आशी के होठों पर पड़ती है। आशी के रसीले गुलाबी होंठ देखकर कृष का गला सूखने लगता है। उसे अपने बदन में एक हीट महसूस होने लगती है। कृष धीरे धीरे अपने हाथों से उसके गालों को सहलाने लगता है।
आशी के होठों को छूते ही क्रिश को उन्हें चूमने का दिल चाहने लगा था। क्रिश खुद को रोक भी नहीं पाता और आशी के होठों को अपने होठों से जोड़ देता है। क्रिश बड़े ही सॉफ्ट तरीके से उसके होठों को चूसते हुए अंदर ही अंदर जीभ लिक कर रहा था। आशी को किस करते हुए क्रिश अचानक उसके ऊपर आ गया और उसके होठों को दीवानों की तरह चूमने लगा। यह महसूस होते ही अचानक आशी की आंखें खुल गई। अचानक उसकी आंखों के सामने क्रिश का चेहरा था जो उसे पागलों की तरह चूम रहा था। यह महसूस होते ही आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह क्रिश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन क्रिश जैसे भारी भरकम इंसान को हिलाना आशी के बस की बात नहीं थी। आशी क्रिश के सीने पर मुक्के मारने लगी लेकिन क्रिश आशी को किस करते हुए आशी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है और अपने किस को और भी ज्यादा इंटेंस और डीप बना लेता है। आशी इस वक्त खुद को मजबूर महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर बेइंतहा नफरत, गुस्सा और आंखों में आंसू थे। हालांकि क्रिश बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उसे किस कर रहा था, लेकिन आशी नहीं चाहती थी कि वह इंसान उसे छुए भी। आशी अपनी आंखों में बेहिसाब आंसू लेकर सिसक रही थी। तभी अचानक क्रिश को होश आता है और वह अपनी आंखें खोलकर आशी के चेहरे की तरफ देखता है। आशी को रोता हुआ देखकर वह उसके हाथों को छोड़ देता है और आशी से थोड़ा सा दूर होता है। अपने आप को फ्री पाकर आंशी झटके से उठकर बेड पर बैठ जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए क्रिश से बोली, तुम घटिया इंसान, ये क्या बदतमीजी है? क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आशी की बात सुनकर क्रिश एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अपने सिर को अपने हाथों पर रखकर करवट बदलकर आशी की तरफ उसके चेहरे को देखने लगता है और अपने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लाते हुए बोला, बदतमीजी? कैसी बदतमीजी? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैं तो बस यहाँ तुमसे मिलने आया था। फिर तुम्हारे होठों ने मेरे होठों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो मैंने भी उन्हें नहीं रोका और दोनों को मिल जाने दिया। इसमें बदतमीजी कहाँ से आई? और जहां तक बात है तुम्हें छूने की, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि अब तुम मेरी हो और इस नाते मैं अपनी चीज को जब चाहे जहां चाहे छू सकता हूं। क्रिश की एक्सप्रेशनलेस स्ट्रेटफॉरवर्ड बात सुनकर आशी को और गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं इंसान हूं। तुमसे किसने कहा मैं तुम्हारी हूं? तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, समझे तुम? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? आशी की बात सुनकर क्रिश झटके से उठकर बेड पर बैठ गया और आशी के चेहरे के एकदम करीब जाते हुए पूछा, यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? क्यों तुम मुझे चैन से रहने नहीं देती? क्यों हर वक्त मेरे ख्यालों में छाई रहती हो? क्यों जब भी आंखें बंद करता हूँ सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो? क्यों मेरे ख्वाबों ख्यालों पर तुमने कब्जा कर लिया है? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा बिजनेस स्पॉइल हो रहा है। काम में ध्यान नहीं लगता मेरा, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्रिश की बहकी बहकी बातें आशी को बहुत अजीब लगती है। उसकी बातें सुनकर आशी हैरान होते हुए पूछती है, कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने क्या किया? मैं कब तुम्हारे ख्यालों में आई? मैंने कब तुम्हारा बिजनेस स्पॉइल किया? तुम ही तो मेरे पीछे पड़े हो। देखो, आई थिंक तुम्हें दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम हर रोज यहाँ आकर खुद भी परेशान होते हो और मुझे भी परेशान करते हो। आशी की इस बात को सुनकर क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वह अपने चेहरे को गंभीर करते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं पागल हूँ? पागल नजर आता हूँ मैं तुम्हें? मैं तुम्हें किस एंगल से पागल लग रहा हूँ बताओ मुझे? हर एंगल से पागल लग रहे हो। तुम ही बताओ, आधी रात को एक लड़की के कमरे में कोई नॉर्मल इंसान आता है क्या? उस लड़की की मर्जी के बिना उसके साथ बदतमीजी कोई नॉर्मल इंसान करता है क्या? अरे, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी जान बचाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं एक पागल इंसान की जान बचा रही हूँ जो जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है, जो मेरी रातों की नींद छीन लेगा, जिसके कारण मैं डर डर के रहूंगी। प्लीज भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहते हुए आशी रोते हुए क्रिश के आगे हाथ जोड़ने लगती है। आशी की बात ना जाने क्यों क्रिश को बुरी लग रही थी। आशी की आंखों में आंसू देखकर उसे अपने दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस होने लगी, लेकिन अगले ही पल क्रिश ने किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए आशी के हाथ को पकड़कर एक झटके में अपने करीब लाया और उसकी आंखों में देखते हुए किसी साइको की तरह बोला, ये टॉर्चर नहीं है फायरफ्लाई, यह मेरा अफेक्शन है जिसे तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर नहीं जाने वाला, ना तुम्हें जाने दूंगा। तुम अब मेरी हो और इस बात को तुम अपने दिमाग में बैठा लो। तुम्हारे करीब आकर मुझे सुकून मिलता है और मैं अपने इस सुकून को कहीं दूर जाने नहीं दूंगा। फिलहाल मैं तुमसे ये जानने आया था कि वह लड़का कौन था जिसके तुम गले लग रही थी। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था ना, किसी के करीब मत जाना। तो क्यों गई तुम उसके करीब फायरफ्लाई? बताओ मुझे, क्या तुम मुझे हल्के में ले रही हो या मुझे इग्नोर करना चाहती हो? तुम जो भी करना चाहती हो फायरफ्लाई, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्रिश की धमकी सुनकर आशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई उसकी लाइफ को कंट्रोल कैसे कर सकता है?
आशी ने गुस्से में दांत पीसते हुए क्रिश को उंगली दिखाकर कहा, वह चाहे जो कोई भी हो, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी लाइफ को कंट्रोल करने वाले और मुझ पर नजर रखने वाले। हाँ, मैंने तुम्हें हल्के में लेने की कोशिश की, हाँ मैंने तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश की क्योंकि तुम मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। मैं तो जानती भी नहीं हूँ तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यह मेरी लाइफ है और इसे कैसे जीना है वह मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं समझे तुम। कहते हुए आशी अपना हाथ झटक देती है जिस हाथ को फिलहाल क्रिश ने पकड़ रखा था। आशी की बात पर क्रिश को बहुत गुस्सा आया। आज तक किसी ने भी क्रिश से इस तरह बदतमीजी से बात नहीं की थी। क्रिश गुस्से में बेड से खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की और मुझ पर चिल्लाने की? मैं फिलहाल तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था फायरफ्लाई, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। कहते हुए क्रिश अपनी गन निकाल लेता है और आशी के ऊपर पॉइंट कर देता है। ये देखकर एक पल के लिए तो आशी डर गई, लेकिन अगले ही पल आशी ने खुद को संभालते हुए क्रिश की आंखों में आंखें डालकर कहा, वरना क्या करोगे? जान से मार डालोगे मुझे? मार दो, मैं मौत से नहीं डरती। 5 साल की उम्र से मौत से बदतर जिंदगी जी है मैंने और अब मौत का खौफ मेरे अंदर नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारा टॉर्चर सहने से अच्छा तो मेरे लिए मौत ही है। कम ऑन शूट मी, आई सेड शूट मी। कहते हुए आशी जोर से चिल्लाती है। इस वक्त आशी की आंखों में आग नजर आ रही थी, जिसे देखकर क्रिश हैरान रह गया। आज तक किसी ने भी इतनी दृढ़ता से क्रिश की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी। कुछ पल के लिए तो क्रिश का दिमाग सन रह गया। आखिर वह कैसे अपने ही हाथों अपनी फायरफ्लाई को मार सकता है? हाँ, अगर यह बात किसी और ने कही होती तो शायद क्रिश ने अब तक उसे 10 बार शूट कर दिया होता। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों के सामने वह लड़की है जो इस वक्त उसके दिल का सुकून बनती जा रही है, जो हर वक्त उसकी आंखों, ख्वाबों और ख्यालों में छाई रहती है। कुछ पल के लिए क्रिश अपनी ही जगह पर जम गया, उसके हाथ अपने आप उस गन पर ढीले पड़ने लगे। लेकिन अगले ही पल क्रिश अपने आप को संभालते हुए आशी को धमकी देते हुए बोला, ओह तो तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे भी डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों को तो मौत से डर लगता है ना? क्या हो अगर मैं दूसरे कमरे में जाकर तुम्हारे दोस्त समर को शूट कर दूं? क्या हो अगर मैं तुम्हारे दोस्त कैथी और जॉश का एक्सीडेंट करवा दूं? क्या हो अगर मैं इंडिया में रह रहे तुम्हारे अनाथ आश्रम को बम से ब्लास्ट करवा दूं? तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है फायरफ्लाई, क्यों ना मैं तुम्हें अपनी ताकत का एक छोटा सा नजराना दिखाऊं? डेमो देखना चाहती हो मेरी जान? चलो तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। गेट रेडी टू बी एंटरटेन्ड फायरफ्लाई। कहते हुए क्रिश अपने मोबाइल पर एक लाइव वीडियो शुरू करता है और झटके से आशी को अपने करीब लाकर उसे पीछे से हग करते हुए अपने हाथों में मोबाइल लेकर आशी के चेहरे के आगे कर देता है। इस वक्त आशी की पीठ क्रिश के सीने से लगी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। क्रिश आशी को उसी तरह से पकड़े हुए उस वीडियो के स्क्रीन पर जैसे ही कोई मैसेज टाइप करता है, तभी सामने का नज़ारा देखकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्रिश के मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आशी को अनाथ आश्रम दिख रहा था, जहां उसके अनाथ आश्रम के भाई बहन रोज की तरह पढ़ और खेल रहे थे। नवीन अवस्थी जी अपनी कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और चाय पी रहे थे। उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी उन्हें ज्वाइन करके बैठे हुए थे। शारदा आंटी अनाथ आश्रम की सफाई कर रही थी। अनाथ आश्रम के ठीक सामने 2-3 घरों की मुंडेर पर कुछ लोग अपने हाथों में गन लिए उन लोगों पर नजर रख रहे थे। उनकी गन अनाथ आश्रम के लोगों पर ही पॉइंट कर रही थी। उन लोगों का चेहरा देखने में बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा था। इसका साफ मतलब था कि यह क्रिश के आदमी थे जिन्होंने उन लोगों को चारों तरफ से घेर रखा था। हालांकि इस बारे में नवीन जी या बाकी लोगों को पता नहीं था कि वह किसी की नज़रों में है, क्योंकि वह लोग सभी रिलैक्स नजर आ रहे थे। ये सीन देखकर आशी हैरानी से क्रिश के चेहरे की तरफ देख रही थी। क्रिश ने आशी को पीछे से हग कर रखा था और उसकी चिन आशी के कंधे पर थी। क्रिश आशी से काफी लंबा चौड़ा था। आशी उसके सीने से भी नीचे आती है। आशी ने अपनी आंखों में आंसू लिए सवालिया नजरों से क्रिश को देखा। एक पल के लिए तो क्रिश की सांसें थम गई, क्योंकि दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब था। क्रिश की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। आशी की आंखों में आंसू देखकर क्रिश अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लेकर बोला, डोंट लुक एट मी लाइक दिस फायरफ्लाई, आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। सामने स्क्रीन पर देखो, अभी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्रिश की बात सुनकर आशी हैरानी से दोबारा मोबाइल की स्क्रीन पर देखने लगती है, जिस पर दूसरा वीडियो प्ले होने लगता है। इस वक्त आशी बिल्डिंग के जिस फ्लैट में थी, उसके ठीक सामने वाली बिल्डिंग की छत पर किसी ने लेजर गन समर के कमरे की खिड़की पर पॉइंट कर रखी थी और समर इस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था। ये सीन देखकर आशी डर चुकी थी। सदमे के कारण आशी चिंता से एक कदम पीछे लेती है, लेकिन क्रिश के सीने से टकरा जाती है। इस वक्त आशी की हालत देखकर लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है।
क्रिश जो कुछ भी उसे दिखा रहा है वह अंदर ही अंदर आशी को डरा रहा है। क्रिश मुस्कुराते हुए आशी की हालत देख रहा था। वह अपने हाथों से आशी के कंधे सहलाते हुए कहता है, अरे क्या हुआ फायरफ्लाई, इतने में ही डर गई। अभी तो एंटरटेनमेंट शुरू हुआ है फायरफ्लाई, अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ देखना बाकी है, देखो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए क्रिश अपनी मोबाइल की स्क्रीन चेंज करता है, जिसमें दूसरा लाइव वीडियो फुटेज शुरू होता है। इस वक्त रात के लगभग 1:30 बजे बज रहे थे। कैथी और जॉश अपनी मोटरसाइकिल पर शायद किसी नाइट क्लब से आ रहे थे और उनके ठीक पीछे एक ट्रक चल रहा था। उस ट्रक को देखकर आशी समझ चुकी थी कि इसमें भी क्रिश का ही आदमी है। ये नज़ारा देखकर आशी कांप चुकी थी, इससे पहले कि आशी कुछ कह पाती। अचानक उसकी नज़रों के सामने एक बहुत ही डरावना मंजर घूम जाता है और आशी की चीख निकल जाती है। नहीं, इस चीख के साथ आशी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और क्रिश के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। दरअसल जो ट्रक कैथी और जॉश का पीछा कर रहा था उसने उन दोनों को टक्कर मार दी थी और दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। इसी नज़ारे को देखकर आशी टूटकर बिखर चुकी थी। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। आशी की यह हालत देखकर क्रिश अपने पंजों के बल बैठकर बोला, क्या हुआ फायरफ्लाई, डर गई? डरो मत, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर पूरी पिक्चर देखना चाहती हो तो मुझे बता दो, अभी तुम्हारा इंडिया वाला घर और तुम्हारे दोस्त समर बाकी है। वैसे मुझे लगता नहीं है अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें अकल आ गई है। क्रिश की बात सुनकर आशी अपनी आंखों में आंसू लेकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या गलती की है मैंने? तुम्हारी गलती यह है फायरफ्लाई कि तुमने मेरी बात को इग्नोर किया। मैंने तुम्हें समझाया था किसी मर्द के करीब मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी गलती यह है कि तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। तुम्हारी गलती यह है कि तुम मुझे अपने आप से दूर करना चाहती हो, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब करके मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ फायरफ्लाई कि तुम अब मेरी कैद में हो और मेरी मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती, वरना इसका खामियाजा तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी फैमिली को भुगतना होगा। क्रिश आशी की आंखों में आंसुओं को देख रहा था, जिन्हें देखकर ना जाने क्यों उसके दिल में भी चुभन हो रही थी। क्रिश अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को पूंछते हुए बोला, डोंट क्राई माय फायरफ्लाई, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो तुम्हारे आंसुओं का कारण सिर्फ मैं बनूंगा। उद्धरण चिन्ह। आशी ने रोते हुए कहा, तुमने मेरे दोस्तों को मार दिया और तुम कह रहे हो कि मैं रोऊं भी ना। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो तुमने मुझे क्यों नहीं मार दिया? उन्हें टारगेट क्यों किया? बोलो, जवाब दो मुझे। कहते हुए आशी जोर जोर से रोने लगी। तभी क्रिश गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, शट अप फायरफ्लाई, रोने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। बस छोटी मोटी खरोच आई है, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ ट्रेलर दिखाना चाहता था, अपने खौफ से रूबरू कराना चाहता था। फिलहाल मेरा उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं फायरफ्लाई, इस बार मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं धमकी नहीं देता। तुम दुनिया की पहली ऐसी इंसान हो जिसके लिए मैं सॉफ्ट हार्टेड बन रहा हूं और दूसरा चांस दे रहा हूं। वरना तुमने जिस तरह से मेरे साथ बिहेव किया है, मैं तुमसे जुड़े सभी लोगों को मौत से बदतर सजा देता। चलो अब जल्दी से खड़ी हो जाओ और मुझे एक डीप किस करो, अपनी मर्जी से, पूरे दिल से। आखिर मैंने तुम्हें इतने अच्छे से एंटरटेन जो किया है। कहते हुए क्रिश अपने अंगूठे से आशी के होठों को रगड़ने लगता है। क्रिश का इस तरह छूना आशी को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वक्त उसे क्रिश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तुम पागल हो, साइको हो, आई हेट यू, आई रियली हेट यू, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान जिंदगी में नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त आशी की आंखों में आंसू और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लेकिन आशी की बातों से तो क्रिश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वह जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए बोला, तुमने सही कहा फायरफ्लाई, मैं पागल, साइको हूं, लेकिन जैसा भी हूं, तुम्हारा हूं। और क्या कहा तुमने? तुम मुझसे नफरत करती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है फायरफ्लाई, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझसे प्यार करो, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो अपनी मनमानी करोगी, मेरी बातों को नज़रअंदाज करोगी और अपने आगे पीछे घूमने के लिए मजबूर करोगी। मेरा दिल मुझे गुलाम बना देगा और मुझे गुलामी पसंद नहीं है और मैं गुलाम नहीं हूँ। मैं किंग हूँ और किंग किसी रानी का गुलाम नहीं होता, बल्कि किंग होता है जिसके आगे पीछे दुनिया घूमती है। क्योंकि किंग के पास पावर होती है और जिसके पास पावर होती है उसके पास रानी भी होती है और मोहरे भी। इसीलिए तुम मुझसे प्यार मत करो फायरफ्लाई, मुझसे नफरत करो, मुझसे डरो। क्रिश इन बातों को कहते हुए किसी साइको की तरह लग रहा था। उसकी नीली आंखें अंगार उगल रही थी। उसका इन बातों का कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि आशी को उससे और भी ज्यादा नफरत हो रही थी और डर भी लग रहा था। आशी ने बड़ी हिम्मत करके लड़खड़ाती जबान में पूछा, लेकिन तुम मुझे अपने करीब क्यों रखना चाहते हो? क्यों तुम यह नहीं चाहते कि मैं तुमसे दूर जाऊं? क्या चाहते हो मुझसे, साफ साफ बताओ। मैं तुम्हें चाहता हूं फायरफ्लाई। क्रिश ने इतना कहा और आशी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। क्या आशी भी कभी अपनी मर्जी से क्रिश को किस करेगी?
कैसे उठाएगा कृष आशी की मजबूरी का फायदा? क्या होगा जब दोनों भाइयों को एक दूसरे के प्यार के बारे में पता चलेगा? क्या अनजाने में ही आशी बनी है एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा?